बात हो गई थी, और जो क्लासेस आपकी मिसिंग हैं, जो एरियाज मिसिंग हैं, वो सारी क्लासेस इनकमिंग डेज में स्केड्यूल होंगी। लेकिन जो मेरे साइड पढ़ रहे हो ये भी तो मिसिंग है ना, तो फिर हम इस पे पढ़ना शुरू करते हैं आज वाला पोर्शन। तो हम एक सीक्वेंस से जिससे क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप लोग को पता है कि जो तहसीलदार वाले बच्चे हैं उनका एशिया का कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका, उनका अफ्रीका हो चुका, उनका यूरोप हो चुका, और जो सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे हैं उनका सिर्फ यूरोप हो चुका है। तो जो आप लोग का एशिया और अफ्रीका है वो जाहिर है अभी हमने कवर करना है। आज हम जो चीज़ कवर करेंगे उसका नाम है अगला कॉन्टिनेंट, जो कि अमेरिकाज है। अमेरिकाज में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स फॉल करते हैं। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या देखना है, किस तरह से इसके बारे में आगाही लेंगे, हम इस पर बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, क्लासेस कोशिश किया करें कि 6:30 का टाइम है, तो मैं खुद 6 मिनट लेट था। नमाज और उसका टाइम इकट्ठा है क्लास का, तो शायद मैं भी नमाज की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जो बच्चे बाकी हैं उनको चाहिए कि वो जल्दी से ज्वाइन कर दिया करें जो टाइम है क्लास का। और किस किस के सलाम का मैं अलहदा अलहदा से जवाब दूँ? वालेकुम अस्सलाम तमाम 140 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चैट अब प्राइवेट होगी, बिल्कुल ठीक है, चैट प्राइवेट होगी तो ही हमारी जान छूटती है, वरना हमारी जान नहीं छूटती है। तो आज की सेशन स्टार्ट कर लेते हैं जी। और इस सेशन में हम लोग जैसे हमारा जो एरिया स्टार्ट है वो कॉन्टिनेंट वाला है। हाँ, डेजर्ट कोई नहीं है जी। जब मैं कल यूरोप आपको करवा रहा था तो मैंने आपको यूरोप में कहा कि देयर इज़ नो डेजर्ट इन यूरोप, पूरे यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। और समीर, ये एमसीक्यूज भी है बेटा कि यूरोप में कोई डेजर्ट है कि नहीं है, और किस कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं है, तो उसका जवाब है यूरोप। ये वहीं से पढ़ा है आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने एमसीक्यूज में से कहीं देखा होगा ये। लेकिन कल जब हम यूरोप को स्टार्ट कर रहे थे, तो जब हम किसी कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, उसमें भी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट किया था कि इसमें कोई कॉन्टिनेंट नहीं, इसमें कोई डेजर्ट नहीं है, सॉरी। अच्छा, जो हमारे अमेरिकाज हैं, इन अमेरिकाज को हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, और आप लोग के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी ये आ रहे हैं। एक साइड पे आपके ऊपर जो आपको विजिबल है, एक मिनट दें मुझे, ये इसको मैं हाइड कर लूँ। हाँ जी, अब क्लियर होगा ये। जैसे ये देखें सामने, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये उसके साथ नीचे साउथ अमेरिका। जब हम वर्ड अमेरिकाज यूज़ करते हैं, जब हम वर्ड अमेरिकाज कहते हैं, तो उसका मतलब कॉन्टिनेंट होता है, किसी मुल्क का नाम नहीं है। ठीक है, अब इन ममालिक में क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मिसलिनियस रहते हैं, साथ कह रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मिसलिनियस नहीं रहते साथ, आपका अफ्रीका का जो लास्ट एरिया हम लोग करते हैं ना अफ्रीका में, कि इसके कौन कौन से कंट्रीज को, कौन कौन से सिटीज को क्या कहा जाता है, वो वाला पोर्शन आप लोग का मिसिंग है, सिर्फ उसको हम मिसलिनियस का नाम देते होते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मुतालिक तो कोई 8-10 एमसीक्यूज हैं जो मैंने आप लोग को करवा दिए थे सारे। अच्छा, माशाल्लाह मास्क लगाकर क्लासेस ले रहे हैं बच्चे। जुनेद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुकाबला हुसन इस वक्त चल रहा है, उन्होंने अपनी वीडियो ऑन की है, कोशिश की है कि उस इस मुकाबला हुसन में वो शिरकत कर सकें मास्क लगा कर, लेकिन वो नहीं कर पाए। और अब जो हमारे पास एक सवाल एक बच्चे ने किया है कि यूके के बारे में नहीं पढ़ा, अलग से मीन्स विच कंट्रीज इन यूके एंड व्हाई वी कॉल्ड यूके। और राइट, अच्छा देखिए, यूके का जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। तो इफ़ आई से कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड यूके, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसके, राइट। तो यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं कि, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, साथ कोई मसला नहीं। साथ मैंने कहा कि हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका की मिसलिनियस करेंगे, कोई मसला नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही तो हूँ। अब जब हम यूके की बात करते हैं, तो यूके में कंट्रीज नहीं है इब्राहिम, कंट्रीज नहीं है यूके के अंदर। जिस तरह हमारे प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, तो इसी तरह यूके के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनके प्रोविंसेस हैं। जैसे स्कॉटलैंड है, राइट,
स्कॉटलैंड के साथ वेल्स है, वेल्स के साथ आयरलैंड है, राइट। तो इस तरह से जो कंट्रीज आते हैं उनको फिर हम कंपाइल कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये सारे मिलकर यूनाइटेड किंगडम को बनाते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का नक्शा ये है आप लोग के सामने, राइट। तो वेल्स इसका इलाका अलहदा से है, आयरलैंड अलहदा से है, उसके बाद स्कॉटलैंड अलहदा से है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है। अच्छा, साथ कह रहे हैं नॉर्थ आयरलैंड है। अच्छा नहीं, साथ दो बातें हैं इसमें समझने वाली। वो ये है कि आयरलैंड देखें आपके सामने इस वक्त यहाँ पे है। आयरलैंड का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है आयरलैंड का, यहाँ पे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि उनको एक अलहदा से कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो नॉर्थ आयरलैंड का सूबा, जैसे हम साउथ पंजाब कहते हैं पंजाब में, इसी तरह आयरलैंड जो है यूके में है, नॉर्थ आयरलैंड भी यूके में है। जैसे पंजाब पाकिस्तान में है, साउथ पंजाब भी पाकिस्तान में है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्थ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। नॉर्थ आयरलैंड के लोग ये चाहते हैं कि उनको अलहदगी दे दी जाए या उनकी एक अलहदा से सारे मामला हो, लेकिन अभी तक उनकी इस बात पे यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसमें चीज क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, सादिया चीमा ने हमारी इंफॉर्मेशन में और इजाफा कर दिया। तो अब हमारा मुद्दा समझ आ गया ना कि हम क्या किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर क्या क्या फॉल करता है। दिस ऑल इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। वापस आ जाते हैं यूरोप से मुतालिक। अब हमने मजीद चीज़ें तो कल देख ली थी, बाकी ज़ाहिर है आप लोग पढ़ो। और जो बच्चे तहसीलदार के हैं और सब इंस्पेक्टर वाले बच्चों को भी फर्दर मैंने यही ही आगे सजेस्ट करना है। जो बच्चे तहसीलदार के हैं ना, आप लोगों ने काम करना है, और वो ये काम करना है आपने कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हमने कर लिए, आज हम ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स खत्म कर लेंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह जाएगा। और उसके साथ में अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई और चीज़ भी करवाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तान में जाएंगे उसके बाद। अच्छा, लेकिन जब जो कॉन्फिडेंस वह है ना, तो अब आपने इम्तियाज शाहिद के पास पेपर्स हैं आप लोग के पास पीपीएससी के प्रीवियस, उन पास पेपर्स को आप खोलें और 100 एमसीक्यूज को आपने बहुत स्पीड से गुजारना है। और जहां पर कॉन्टिनेंटल इंफॉर्मेशन आए, जहां पर एशिया की इंफॉर्मेशन आए, जहां अफ्रीका की इंफॉर्मेशन आए, जहां ये कॉन्टिनेंट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन आए, तो आपने फौरन देखना है कि रिवर की इंफॉर्मेशन है, ये आइलैंड की इंफॉर्मेशन है, ये बेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, या ये जो मिसलीनियस करते हैं हम हर कॉन्टिनेंट्स के, ये उनकी इंफॉर्मेशन है। जिसकी वो इंफॉर्मेशन हो, आपने फौरी तौर पर उस इंफॉर्मेशन को अपने इन्हीं नोट्स में अपडेट कर लेना है। लेकिन मोस्टली जो है वो अपडेटेड होंगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं साथ साथ आपको टैली करवा रहा होता हूँ वो सारी सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड ही है। अदरवाइज मैं आप लोगों को क्यों करवाऊँ। यूं समझ लें कि 70%, मैं ये क्लेम करता हूँ कि 70% आपके एमसीक्यूज कवर हो गए हुए, आप लोग एक दफा से गो थ्रू हो गए। लेकिन जाहिर है 30% कुछ नई चीजें भी आ रही हैं, और आपको इस चीज से अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो पीपीएससी अपने पेपर्स बनाता है तो उसके पास एरिया में से क्वेश्चन बनाने के लिए कोई और मवाद ही नहीं है, यही मवाद है जिससे आप डरे हुए थे। समीर पूछ रहे हैं कि एट्थ कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशियानिया। समीर, मैंने पहले भी कई दफा कहा कि जब हम इस एरिया पे बात करेंगे फिर उस पर बात करेंगे ओशियानिया कहाँ है। ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया के साथ हम पढ़ेंगे, ओशियानिया क्या बला है, आठवां कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको, जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की होगी। और जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो सिर्फ के आपको प्रेपरेशन की बता रहा हूँ कि आपने अब इम्तियाज शाहिद के डेली बेसिस पे 3 पेपर्स करना शुरू कर दे रहे हैं। आप लोग 10 दिनों में 30 पेपर्स कर लेंगे। 30 पेपर्स करने के बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि कौन सी नई इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड की है, और किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि जो डोजियर ऑफ पीपीएससी है, पीपीएससी जिस डेटा से आपके लिए एमसीक्यूज बनाता है वो सारा डेटा आपके पास है। अब तो फिर आप उसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं जिस चीज़ का एग्जाम आना होता है। अदरवाइज फिर हम इधर उधर से आए बाएं शाएं करके चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं। यस, ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज का, जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, जो आप सब इंस्पेक्टर के बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, जो आप लोग आईटी पढ़ रहे हो, जो आपने इस्लामिक पढ़ी है, जो आपने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी है, ये सारे का सारा कोर्स पाकिस्तान में अभी तक आने वाली तमाम जॉब्स का यही कोर्स है। इसका मतलब है कि असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की पोजीशन आती है, एडीएफआई की पोजीशन आती है, सब इंस्पेक्टर की पोजीशन आती है, इंस्पेक्टर एक्साइज की आती है, इंस्पेक्टर कस्टम्स की आती है, या कोई भी बला आती है। तो आप लोग इन्हीं चीज़ों में से आपका पेपर आना है जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो। इस वजह से अपने लिए एक नोट्स, जो नोट्स आप लोगों ने मंगवाए हैं, बेशक उसी को ही आप एक दफ़ा अरेंज कर लें, या अपने पास लाल जल्द में अपने पेपर्स को
नथी करवा लें डोरी के साथ और एक ही बुक बनाएं और अपनी बुक बनाएं और उस बुक को इसी अरेंज ऑर्डर में पढ़ें जिस अरेंज ऑर्डर में हमने आपको करवाई है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर्स हैं ना, वो पेपर्स आपके सब्जेक्ट प्रोफेशनल एग्जाम कहलाते हैं। और उन एग्जाम में अगर आपने केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो जो आप लेक्चरर की पोजीशन आएगी, आप क्या करोगे, आप केमिस्ट्री का 80% पढ़ोगे और 20% वो यूजुअली इंग्लिश पूछते हैं आपसे, लेकिन समटाइम्स वो 20% आपका जीके भी लिख देते हैं, तो 20 सवाल वहां के आएंगे। अब यूजुअली होता है कि केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री बच्चे ने जीके वाली एरियाज नहीं पढ़े होते, तो आप उसको वहां पर भी लीड दे सकते हो। और आपकी इंग्लिश, आपने इंग्लिश को पढ़ा हुआ है तो आप उसको इंग्लिश में भी लीड दे सकते हो। तो ये ऑर्डर होता है, बाकी उसका आपका प्रोफेशनल एग्जाम होता है। मुनीबा कहाँ ऑर्डर किए थे, किसको ऑर्डर किए थे, उन्होंने कोई आपको ट्रैकिंग नंबर दिया होगा ऑफिस में, उनसे एक दफ़ा बात कर लें। इररेलेवेंट सवाल समीर हम चलो कर लो, लेकिन अब मैं आज ये नॉर्थ अमेरिका चीज़ें शुरू करने लगा हूँ और फिर इसको देख लें। सब लोग पूछ रहे होते हैं, कल सीआर साहब भी जब मुझसे डिस्कशन कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने भी पूछ लिया सर एक्सपेक्टेड डेट कब है टेस्ट की। और मेरा ख्याल में हर क्लास में ये एक्सपेक्टेड डेट्स रिवाइज कर रहा हूँ। पीपीएससी जब भी आपके लिए कोई पोजीशन अनाउंस करता है ना, तो उसके 3 मंथ्स होते हैं उसके पास। अनाउंसमेंट के 3 मंथ्स के अंदर उसने एग्जाम लेना होता है। और कोशिश काफ़ी कुछ पोस्टों के साथ पीपीएससी ने ये सलूक किया कि 3 महीने के अंदर ना सिर्फ एग्जाम लिया, उसी 3 महीने में इंटरव्यू भी लिए, उसी 3 महीने में जॉब भी लग गई उन बच्चों की जो सिलेक्ट हुए, और उनकी उनकी 4th मंथ सैलरीज भी आना शुरू हो गई। और माशाल्लाह कभी कभी तो पीपीएससी ने ऐसा किया कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपके बच्चों ने पेपर दिए होंगे बड़े हो, मिल जाएंगे। मंडे को अगर उन्होंने बोला था तो मिल जाएंगे, क्योंकि फिर कोई पोस्ट की तरफ से कोई इशू होगा, उन्होंने वहां से आपको करवा दिए होंगे। आप दोबारा कॉल करें एडमिन को, वो आपको कंफर्म करेंगे कि आपका क्या ट्रैकिंग नंबर है। आपने लाहौर कैंपस से ऑर्डर किए थे या इस्लामाबाद कैंपस से ऑर्डर किए थे? तो इस दफ़ा जो आपके पेपर्स होने को एक्सपेक्टेड हैं वो मैं दिसंबर के लास्ट वीक में देख रहा हूँ। और दिसंबर के लास्ट वीक के बाद अगर नहीं हुए तो ये मिड ऑफ जनवरी में होंगे। और अगर मिड ऑफ जनवरी में भी ना हुए तो फिर कोरोना की टेंटेटिव डेट्स की वजह से ये फेब और एंड ऑफ जनवरी तक जा सकते हैं। लेकिन आप तैयार रहें, एक मंथ मैक्सिमम आपके पास रखें टेंटेटिव टाइम। कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आने आप लोगों के, बहुत से रिजल्ट्स आपके नहीं आने। आप लोगों ने 20 पोजीशंस पे अप्लाई करना है, 4 के रिजल्ट्स आने हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। उन 4 में से 2 की आपको इंटरव्यू कॉल आनी है, उन 2 में से आपने एक पे सिलेक्ट होना है। तो थोड़ा सा जज्बे बड़े रखने हैं, ऐसे नहीं करना भी एक पोजीशन पे अप्लाई कर दिया तो अल्लाह खैर सल्ला। कोई मसला नहीं, ये कोई गॉड वाली बात नहीं है। आपसे पहले जितने लोग अपॉइंट हुए हैं पीपीएससी की अपॉइंटमेंट्स ऐसी ही होती हैं। आपने हर एग्जाम में अप्लाई करना है। आपने सिर्फ तहसीलदार बनने के लिए नहीं आया है, तहसीलदार के एग्जाम तो आया ही 8 साल बाद है। आप अगर पीपीएससी एफपीएससी की वेबसाइट्स देखें, मैं लास्ट सेशंस में ये चीज़ें आपको गो थ्रू करूंगा, आपने उस टाइम पे देखें कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे 15-15 दिन बाद पोजीशन अनाउंस हो रही होती है। जो पोजीशन अनाउंस हो आपके साथ, आपकी काबिलियत उसके साथ मैच करे, आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें। ये बात बाद में सोचेंगे कि हमने जॉब एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर आएगा, ये बात उस वक्त सोचने की है। आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये जॉब मैंने करनी है और नहीं करनी। वो कौन सी आपको दे रहे हैं? चलो जी, अब आ जाते हैं वापस। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद नहीं होनी खोनी चाहिए किसी बच्चे को। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, और इसी बात के साथ हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, मुसलमान उम्मीद रखता है। और मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा मुझे एक बात कही, मुझे बड़ा हिट की, शायद एज का कोई हिस्सा था मेरे साथ ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरा कोई एग्ज़ाम फेल हुआ तो मुझे उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि जब जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब आपने लड़ना ही है तो फिर ये क्या बात हुई कि ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर आगे वाला नहीं देना। तो फिर जब आपने लड़ना एक्सेप्ट कर लिया, अब आप इस एग्ज़ाम में आ ही गए हैं कि आपने अब कमीशन में जॉब लेनी ही है, तो फिर फेलियर कुछ नहीं होते, फिर बस एग्ज़ाम देते जाए और आगे बढ़ते जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक रजिस्टर ऐसा मेंटेन करें जो हर वक्त आपके पास हो, हर वक्त आपके पास हो। और उसी रजिस्टर में आपका सारा जीके हो। कितने टोटल टॉपिक्स हैं जीके के? 7। कौन कौन से? पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, इंग्लिश, 3 हो गए। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो आपने पढ़ा है अभी, जनरल साइंस ईडीएस, उसके साथ मैथ्स 5-10 पेजेस बन जाएंगे मैथ्स के। उसके बाद जीके के मैंने आपको 6 पेजेस मेंटेन करवाए हैं, 7-8 आपको और चीज़ें आगे ऐड करवाऊंगा। टोटल कितने होंगे? इतने ही तो होंगे। मेरी आवाज़ के साथ अजीब अजीब आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से शायद आवाज़ इज़ क्लियर। तो
मुझे नहीं पता कि शायद कोई और इशू हो रहा होगा, शायद कोई आपकी तरफ से कोई इशू ना हो। एडमिन मेरी आवाज़ क्लियर है सब बच्चों को? तो मैं अब जा रहा हूँ इनको लेकर अमेरिका। तो जी अमेरिका की हमारी फ़्लाइट है। अमेरिका सबसे पहले किसको कहा जाता है? अच्छा जी, मैं माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, मैं माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। उम्मीद है अब आवाज़ ठीक होगी सबको। हाँ जी, कुछ बेहतर है। ठीक है जी, थैंक यू। अब अमेरिका के अंदर जाने से पहले जब हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी भी कंटेंट में जाते हैं तो उससे मुतालिक पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन लिखिए सबसे पहले, द वर्ड इज ऑफ इस्थमस ऑफ पनामा। पढ़ा था हम सब ने पहली क्लासेस में, मैंने आप लोग को ये लैंड फॉर्म्स के साथ करवाया हुआ है, दोनों को, सब इंस्पेक्टर को भी और तहसीलदार को भी। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो बेसिकली पूरे अमेरिकाज को साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में अलग करता है, दिखाता भी हूँ। अच्छा, जब हम, हाँ जी, वाटर जब किसी भी कॉन्टिनेंट को डिवाइड करे और उससे दो कॉन्टिनेंट्स शेप में आ जाते हैं तो उसको हम इस्थमस कहते हैं, राइट। तो इस्थमस को हम, दो इस्थमस हैं दुनिया में, एक इस्थमस ऑफ पनामा और एक इस्थमस ऑफ सुइज। इस्थमस ऑफ पनामा के बारे में हमने, सुइज के बारे में हमने आपको उस दिन इन्फॉर्मेशन लिखवा दी थी। इस्थमस ऑफ पनामा के मुतालिक भी मैं साथ इन्फॉर्मेशन लिखवा देता हूँ, लेकिन रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि वो चीज़ें क्या हैं। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर की ये केनाल है जो कि गुजर रही है और दो कॉन्टिनेंट्स को अलहदा कर रही है। उसके अलावा ये बनी कब थी? 1934 के अंदर। अब अब जो एक बात समझिएगा कि जो हमारा ये है, एक मिनट दें मुझे प्लीज़, मैं आपको ये विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। अब एक एक दो एमसीक्यूज के जवाब आप लोगों के पास खुद होंगे, आप लोगों ने इस पे, राइट। अच्छा देखें, जो हमारा वाइड नहीं, लॉन्ग बेटा, लॉन्ग, वाइड नहीं, लॉन्ग, लॉन्ग, एक 82 किलोमीटर ये लंबी है, लॉन्ग, राइट। अच्छा समझे, इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो इस जगह पे है, एक जगह साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, इसके दरमियान से। मुझे दो तीन सवालों के आप लोगों ने खुद जवाब देने हैं। अगर ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट, यानी ये मिलाती है, तो ये कनेक्ट किसको करती है? अटलांटिक को पैसिफिक के साथ, अटलांटिक विद पैसिफिक या पैसिफिक विद अटलांटिक, राइट। ये सेपरेट किसको करती है? ये सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो समटाइम्स हमें ये जवाब भी आ रहा होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, हम इस कनेक्ट और सेपरेट की वजह से शायद आंसर गलत भी कर रहे हैं। तो इसी तरह इस्तेमाल ऑफ सुइज है कि वो सेपरेट करता है अफ्रीका को एशिया से, राइट, लेकिन कनेक्ट करता है मेडिटेरियन को रेड सी के साथ। याद है ना? मैं उसको लोकेट नहीं कर रहा हूं, दिखा नहीं रहा हूं आपको। तो पनामा कैनाल जो है, इसी को इस्तेमाल ऑफ पनामा कहते हैं। 82 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ये कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक के साथ। ये सेपरेट करती है ऊपर वाले कॉन्टिनेंट को नीचे वाले कॉन्टिनेंट, राइट। इसके बाद दो एक 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 स्ट्रेट है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। आप लोग इसको एशिया में पढ़ कर आए थे।
और बेरिंग स्ट्रेट से मुतल्लिक बहुत सारे एमसीक्यूज इसलिए आते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट को हम कहाँ कहाँ पढ़ कर आए हैं? आप लोगों को सबको याद होगा पहला लेक्चर या दूसरा दिन था हमारा जिसमें हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को पढ़ा था। और इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है? पैसिफिक से गुजरती है, हमने ये पढ़ा था। इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन यूएसए और जो एशिया है, रशिया है, उसके दरमियान से गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन नॉर्थ अमेरिका और जो एशिया है इसके दरमियान से गुजरती है। ये बातें पढ़ी थी। अब मैं बेरिंग स्ट्रेट और इसके मुतालिक आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करने लगा हूँ, एक दफ़ा इसको नोट कर लें ताकि ये सारी चीज़ें इसी कंटेंट के अंदर भी हम पढ़। बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये स्ट्रेट कौन सी है? देखें, ये जो इस वक्त हमारे पास ये अगर चले हम यूँ दिखाते हैं आपको मैप, ये एशिया है ना, एशिया के आगे जब नॉर्थ अमेरिका आ रहा है तो इसके दरमियान से देखें यहाँ से पानी गुजरता है। तो जिस जगह से जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसके दो साइड पर लैंड हो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं ना, STRAIT, और इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट्स को भी अलग कर रही है। अब ये जो बेरिंग सी है इसके साथ इस्थमस और जो स्ट्रेट के दरमियान डिफरेंस ये है कि इस्थमस सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हैं। जो स्ट्रेट है वो किसी भी जगह पे हो सकती है जहां पर पानी गुजरा और दो साइड्स पे कोई लैंड हो। तो इस्थमस का वर्ड तो स्ट्रेटेजिकली कॉन्टिनेंट्स को अलग करो, दुनिया में दो ही है इसलिए उसके लिए इतना डिफरेंस समझने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट हर वो जगह होगी जहां से पानी गुजरा है। बेसिकली पानी गुजरगाह को स्ट्रेट कहते हैं, किसी नाली को स्ट्रेट कहते हैं, किसी पानी की स्ट्रीम को स्ट्रेट कहते हैं, किसी पानी के इलाके को स्ट्रेट कहते हैं। तो राइट, इसलिए हम इसको स्ट्रेट का वर्ड बोल रहे हैं। तो अब जो स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, इससे मुतालिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ज़रा समझ लें। बेरिंग स्ट्रेट को एक तो बेरिंग स्ट्रेट एशिया को और नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करती है। मैं लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन, ये साथ साथ लिख लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका, जब हम कॉन्टिनेंट को करेंगे बात तो कॉन्टिनेंट से बात करेंगे, को एशिया से अलग करती है। राइट, क्या? बेरिंग स्ट्रेट। दूसरी बात, नॉर्थ अमेरिका का जो इलाका है वो यूएसए है और यूएसए का एक मुल्क है अलास्का। इसी तरह दूसरी साइड पे जो एशिया की तरफ मुल्क है उसका नाम रशिया है और रशिया का भी एक इलाका है, उसका नाम है चुकोटका। चुकोटका, ठीक है। यानी कैसे? ये जो आपके सामने इस वक्त शक्ल नज़र आ रही है, ये लेफ्ट साइड पे एशिया है, राइट साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा इलाका है? ये अलास्का स्टेट है। और रशिया का कौन सा इलाका है? वो चुकोटका है, ठीक है। अभी और भी इसको समझते हैं। जो यूएसए है, अगर आप यूएसए को देखें, मेरे साथ कर्सर मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ आप लोग के लिए, ये कर्सर देखें जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, ये जगह बाहर की तरफ निकली हुई है ना, शेड की तरह बाहर निकली हुई है। इसके यहाँ से पानी लग रहा है, इसके नीचे से पानी लग रहा है, इसके सामने से पानी लग रहा है, तो ये पेनिनसुला बना हुआ है ना। अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये जो जगह है एशिया रशिया की, ये भी पेनिनसुला बना हुआ है। यानी यहाँ से पानी लग रहा है, यहाँ से पानी लग रहा है, यहाँ से पानी लग रहा है, तो दोनों पेनिनसुला हुए ना। तो इस तरह से इनके नेम्स भी पेनिनसुलास के साथ बोले जा सकते हैं किसी टाइम। तो लिखा जाता है चुकोटका पेनिनसुला, किसका? रशिया का। और जो जो यूएसए का पेनिनसुला है, अब एक बात इसको पढ़ाते वक्त भी समझाता हूँ। यूएसए का नाम है सीवर्ड पेनिनसुला, सीवर्ड पेनिनसुला। हसन पूछ रहे हैं कि ये वाला रूट ट्रेड के लिए क्यों यूज़ नहीं होता। एक तो मैंने ये स्टेटमेंट दी नहीं है कि ये ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो ट्रेड के लिए रूट यूज़ होता है, ये बिल्कुल यूज़ हो सकता है ट्रेड के लिए। अगर यहाँ पर कोई लोग ट्रेड के लिए आ जाएं तो उनको गुजरने के लिए तो यही रास्ता चाहिए। दूसरी बात ये कि ये बहुत ऊपर का इलाका है, यहाँ पर आबादी नहीं है, यहाँ से कोई भी चीज़ गुजर नहीं सकती दुनिया की, और ऊपर जमे हुए हैं समंदर सारे, तो ट्रेड कितने होनी है, राइट। इसलिए ये चीज़, ये कॉन्सेप्चुअली जो है ट्रेड नीचे वाली साइड पे होगी, लोअर लैटिट्यूड्स में या हायर लैटिट्यूड्स में ये जगह। अब आपने एक बात समझनी है, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं अमेरिका, तो याद है जब हम एक्सप्लोरर्स को पढ़ रहे थे तो हमने ये बात पढ़ी थी कि 1492 के अंदर
क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वेस्ट रूट ऑफ एशिया ढूंढने निकला था, और उसको एक लैंड मिल गई थी जिस लैंड का नाम था अमेरिका। लेकिन उसके बाद अमेरिको वेस्पक्सी गया था और उसने वो जाके उस जगह को एक्सप्लोर किया था, और उसकी वजह से उसका नाम बढ़ गया। आप सबको ये बात याद आ रही है, मेरे उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कन्वे किया था। अब जब ये बात कि अमेरिका तो दरियाफ्त हुए हुए को सिर्फ 400-500 साल हुए, इसका मतलब है उससे पहले तो ये दरियाफ्त नहीं था। अच्छा, जब भी हम अपनी कॉन्टिनेंट्स या तुक्का मारने की कोशिश करेंगे अपने एमसीक्यूज के ऊपर, तो इस बात को हम दिमाग में रखेंगे कि हिस्टोरिकली जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ये लेट डिस्कवर्ड हुए हैं। जो यूरोप है, जो अफ्रीका है, जो एशिया है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये शुरू में एक्सप्लोर हो गए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसान रहे हैं, यहाँ पर आबादियाँ रही हैं, यहाँ पर सिविलाइजेशंस रही हैं, यहाँ पर 4-5 हज़ार साल पुरानी कदीमी चीज़ें हैं। यहाँ पर इंसानों के नाम एक नस्ल से दूसरा नाम, दूसरे तीसरा नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम, और उनके अपने बनाए हुए नाम हैं, उनकी अपनी बनाई हुई रवायात हैं, उनकी अपनी बनाई हुई बरादरी है, उनका अपना बनाया हुआ सिस्टम है। तो ये सारे बरादरी में जकड़े हुए लोग हैं। तो अब आप एक बात समझें, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीवर्ड पेनिनसुला ही समझा रहा हूँ, असद अभी कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ नाम लिखवाए मैंने, कुछ नहीं बताया अभी मैंने सिर्फ नाम बताया एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो जो ये सारा इलाका है, ये सारा कदीमी रवायात में है ना, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट, अफ्रीका का हिस्सा, एशिया का हिस्सा। मैं बोलता हूँ अभी, मैं जो लिखा है मैं सारा कुछ क्लियर किए बगैर तो वाइंड अप नहीं करूंगा। जो मैं लिखा है मैंने उसको भी अभी ख़त्म नहीं किया है, मैं उसकी एक्सटेंशन में कोई चीज़ समझाने आपको निकला हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग को, और ये आप लोग को फिर ये बात समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये याद हो जाएगा फिर। ये जो हमारे पास इस वक्त सारी दुनिया है, इस दुनिया में जो लेफ्ट साइड पर दो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको न्यू कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। नए नए कॉन्टिनेंट। न्यू कॉन्टिनेंट कौन से, क्यों? क्योंकि ये तो 500 साल पहले दरियाफ्त हुए थे। इससे पहले तो 6,000 साल पहले की जो दुनिया है, जो लोग हैं, जो आबादियां हैं, जो निज़ाम है, जो रवायात हैं, जो जुबानें हैं, जो तौर तरीके हैं, वो सारे तो इनके हैं। अच्छा क्लास, आई एम बैक, आई एम सॉरी, एक कमिटमेंट थी। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा था मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैं कह रहा था कि ये नए कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको न्यू कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है, राइट? और इनमें जब नए कॉन्टिनेंट्स थे तो फिर क्या था, फिर ये हुआ। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लो। आज आप लोग कहते हो ना कि हम मशरकी लड़के हैं, आप लोग कहते हो ना कि हम मशरकी लड़कियां हैं,
और ये मशरकी लड़की है, ये शर्मा रही है, आप ऐसी वर्ड वर्ड बोलते हो। और आप कहते हो कि ये बड़ा मगरबी लिबास पहनते हैं, तो यानी ये मॉडर्न लोग हैं और ये कॉन्जर्वेटिव लोग हैं। तो आप क्या वर्ड बोलते हो? मॉडर्न, और आप एक वर्ड बोलते हो कॉन्जर्वेटिव। तो यूजुअली हम कहते हैं कि मगरब, मशरकी, वेस्टर्न ड्रेस, या हम कहते हैं ईस्टर्न ड्रेस। तो ईस्टर्न का मतलब होता है कि बहुत रवायतों वाली चीज़ें, जैसे हम कोई कढ़ाई वाली चीज़ें पहने या रवायती कोई कपड़े ड्रेस पहने, तो हम कहते हैं कि हम मशरकी लिबास पहन रहे हैं, या एक रिवायती लिबास पहन रहे हैं जो एक रिवायत हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही है। लेकिन अगर हम कोई मॉडर्न चीज़ पहने तो हम कहते हैं कि ये मगरबी चीज़ है। ऐसा है ना? तो मॉडर्न का वर्ड हमने जोड़ दिया वेस्ट के साथ, मगरब के साथ, और ईस्ट का वर्ड जोड़ दिया हमने इन इलाकों के साथ। तो इसी वजह से दुनिया जो है, ये दुनिया क्यों करती है ऐसी बात? दुनिया इसलिए ऐसी बात करती है कि दुनिया को पता है कि ईस्ट के जो लोग हैं वो सारे के सारे, यानी अफ्रीका के लोग, मिडल ईस्ट के लोग, एशिया के लोग, ये वो लोग हैं जिनकी रवायतें बहुत कदीमी हैं, वो बहुत पुराने दौरों से चलते हुए आ रहे हैं। और जो ये लोग हैं ये न्यू लोग हैं। इसी वजह से जब आप एमसीक्यूज देखें और उन एमसीक्यूज के अंदर कोई मॉडर्न नेम हो, तो आपने फौरी तौर पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जाना है उस चीज़ का जवाब ढूंढने, कि ये कनाडा की चीज़ होगी, ये यूएसए की चीज़ होगी। अच्छा, जिनके नामों में स्पेनिश हो, जैसे पुर्तो रिको हमने पढ़ा था, रियो डी जेनेरियो पढ़ा था, इस तरह के जो नेम्स आएंगे वो सारे साउथ अमेरिका के, वो लैटिन अमेरिका के होंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये नाम कैसे हैं। जब आज हम नॉर्थ अमेरिका की चीज़ों को पढ़ेंगे तो उस वक्त भी मैं आपको ये बात रिलेट करूंगा कि देखिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर मॉडर्न नेम रखे गए हैं। वो नाम रखेंगे जो अंग्रेजी में हम चीज़ों को कहते हैं। हम अपने घर में चाय गर्म करने के लिए केतली का इस्तेमाल करते हैं ना, इंग्लिश में केतली को कैटल कहते हैं। और कैटल जो है उन्होंने एक अपने रिवर का नाम रख दिया। अच्छा, किकिंग हॉर्स, वो घोड़ा जो जो छलांगे मारता हो और किकें मारता हो, उसको किकिंग हॉर्स कहते हैं। उनका एक दरिया है जो बहुत स्पीड से चलता है, उन्होंने उसका नाम ही किकिंग हॉर्स रख दिया। उनका एक दरिया है, उसका नाम उन्होंने स्नेक रख दिया। यानी हमारे जो अंग्रेजी के हरूफ हैं जिनको हम अपनी चीज़ों के नाम रखते हैं, तो अंग्रेजी मॉडर्न लैंग्वेज है, तो आपको इजी नेम मिलेंगे। जबकि अगर आप आ जाएं अफ्रीका के अंदर या एशिया के अंदर, तो आप अलगज़ा है, दमिश्क है, पता नहीं किस तरह के नाम इन्होंने रखे हुए हैं जिनका क्लैरिटी से कोई मतलब नहीं क्लियर होता है, या वो थॉरली नाम नहीं है किसी बात का। उन्होंने अपने नाम कैसे रखे हुए हैं? साउथ ईस्ट वेल्स, साउथ सी। तो इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करके वो चीज़ अब चीज़ों के नाम जो है मैप के ऊपर सजेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो आपको थोड़ा सा इनके नामों को याद करने से भी थोड़ी सी आसानी होगी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आई होप। अब हम आते हैं वापस उस तरफ की जो मैं आपको बता रहा था। मैं आपको बता रहा था कि जो एशिया के नाम हैं, एशिया और अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान एक बैरिंग स्ट्रेट है, यहाँ से बात शुरू की थी। उस बैरिंग स्ट्रेट के एक साइड पर एशिया है, एक साइड पर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। अमेरिका के अंदर अलास्का की स्ट्रेट है। एशिया के अंदर जो जो इलाका है उसको चुकोटका कहते हैं। अब चुकोटका का नाम और अलास्का का नाम, अब इसको जरा और मजेदार तरीके से समझते हैं। चुकोटका को चुकोटका पेनिनसुला भी कहते हैं, राइट? और उसको सीवर्ड पेनिनसुला कहते हैं, यानी ऐसा पेनिनसुला जिसका मुंह जो है वो समंदर की तरफ खुलता हो। सीवर्ड, समंदर की तरफ, राइट? तो देखें, सीवर्ड उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने इंग्लिश में उस जगह को देखा कि ये समंदर की तरफ जा रही है, उन्होंने उसका नाम रख दिया सीवर्ड पेनिनसुला। तो हमें सीवर्ड पेनिनसुला का नाम भी याद हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो मॉडर्न नेम्स रखते हैं। अगर चुकोटका की बात की जाए, चुकोटका एक कदीमी नाम है, रशियन लैंग्वेज में इसका तो मतलब होगा, रशिया की कोई डिनोशन होगी। हम इसको इस तरह से भी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, जो ये हमारे क्या क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट के साथ एक और स्ट्रेट भी है जिसको हम डेविस स्ट्रेट कहते हैं। लगते हाथ पढ़ लो, कनाडा एंड ग्रीनलैंड के दरमियान है। अलहदा तो करवाऊंगा आपको इसकी स्ट्रेट्स जब हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे, लेकिन दिखा देता हूँ डेविस स्ट्रेट। ऊपर देखें तो ये आपके पास ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड इज ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड इज ग्रीनलैंड। अब जिन बच्चों ने एशिया और अफ्रीका पढ़ लिया है वो जरा इस रैंकिंग को समझे। हमने एशिया में पढ़ा था बोर्नियो। बोर्नियो इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, राइट? हमने सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का अभी तक नहीं पढ़ा है। थर्ड लार्जेस्ट इज द बोर्नियो।
सेकंड लार्जेस्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। फर्स्ट लार्जेस्ट अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर है जो कि ग्रीन आइलैंड है। फोर्थ लार्जेस्ट हमने अफ्रीका में पढ़ा था जिसका नाम था मदगास्कर, याद करो। तो चार रैंकिंग्स याद होगी ना। सेकंड रैंकिंग रहती है जब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो उस वक्त उसको देख लेंगे कि वो कौन सा है। तो चार आइलैंड्स हैं दुनिया के बड़े। जो द फर्स्ट बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, राइट। इनके दरमियान ग्रीनलैंड और नीचे कौन सा मुल्क है, कनाडा है। यहाँ पर कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, कि नॉर्थ में यूएसए के ऊपर कनाडा है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के दरमियान डेविस स्ट्रेट है। हाँ जी, सेकंड पापुआ न्यू गिनी है, लेकिन जाहिर हम उसको जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो उनके आइलैंड्स के अंदर, ओशियानिया के अंदर पढ़ेंगे उसको। अभी तक तो हम इसलिए तो एक एक लैब में नहीं पढ़ते हैं, हम कॉन्टिनेंट वाइज चीजें पढ़ते हैं ताकि हमें उसमें जाकर देखेंगे क्या है। अब वापस आते हैं। अब अभी तो मैंने सिर्फ अभी शुरू नहीं किया नॉर्थ अमेरिका, अभी उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब हम नॉर्थ अमेरिका को शुरू करते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर बस एक कॉन्सेप्ट ऐड कर लें मजीद के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक इस तरह की जजायर की पट्टी है। ये देखें, क्यूबा, पोर्टो रिको, वेस्ट इंडीज, हेटी, राइट। इस तरह के मुल्क हैं यहाँ पर, ये सारे। किंगस्टन, ये हेटी है, क्यूबा है, और ये पूरा एक जजीरा नुमा लंबी पट्टी है, राइट। ये सारे की सारी कहलाती हैं कैरेबियन स्टेट्स, राइट। तो कैरेबियन स्टेट्स में कितने ममालिक आते हैं? 13 स्टेट्स आती हैं। एक ही एमसीक्यू एक जगह आया हुआ था। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्यूबा, हेटी, पोर्टो रिको, इस तरह के ममालिक जो हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। किंगस्टन इसमें फॉल करता है। और ये कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका के अंदर है। सेंट्रल अमेरिका का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ और साउथ के दरमियान का कोई इलाका है, ये उस जगह पे। और राइट, अब हम आते हैं वापस अमेरिका को में स्टार्ट करते हैं। अमेरिका को हम एक तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग दे रहे हो जो हम इसमें कर रहे हैं वो है ग्रेट लेक रीजन्स। हेडिंग देनी है आपने, ग्रेट लेक रीजन। एक सवाल आप लोग अक्सर कर रहे होते हो, और जब हम एशिया पढ़ रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो 2-3 बच्चों ने वहाँ पर भी कहा था कि वो लेक सुपीरियर है। और जब सब इंस्पेक्टर के बच्चों के साथ मैं एशिया करूंगा तो उस वक्त आपको जब एशिया दिखाऊंगा तो एशिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लेक है और उसका नाम है लेक बेकल, राइट। BAKAL। जो बच्चों ने पढ़ लिया है उनको तो ऑलरेडी पता है, हम लेक बेकल देख कर आए थे। अगर एमसीक्यूज के अंदर ये सवाल आता है कि विच वन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, तो जवाब में बेकल नहीं होता चार ऑप्शंस में, राइट। वहां पर लेक सुपीरियर लिखा होता है। तो आपने वहां से जाहिर है उसको सही पढ़ा होता है कि उन चार के अंदर लेक सुपीरियर बड़ी लेक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेक सुपीरियर हमेशा के लिए बड़ी है। क्योंकि हमें जवाब देना होता है ऑप्शंस में से। तो कभी भी आपका जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं क्लैरिटी से, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसी पेपर के अंदर गिवन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से सही जवाब देख रहे होते हैं। सो इस वजह से नहीं उमर, मैंने तो बेटा वाज़ेह तौर पे लिखा है 13 रियासतें किसके साथ हैं, कैरेबियन के साथ बोला भी है, इसको एलेबोरेट भी किया है आप लोगों को। तो इसके जो जो साथ मेंशन किया है कि कैरेबियन स्टेट्स जो हैं वो लार्ज कैरेबियन स्टेट्स जो हैं ये 13 हैं। मैंने नॉर्थ और साउथ की बात नहीं की कितनी है। अब जो आप लोग मुझे बता रहे हो कि विच वन इज ग्रेट लेक वाला, मैंने तो अभी बोला ही नहीं ना। अभी जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो समझें। अभी ग्रेट लेक दिखाऊंगा, दिखाए बगैर आगे नहीं जाऊंगा। कोई कॉन्सेप्ट दरमियान में कभी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन जो बता रहा होता हूँ वो समझ आएगी तो अगली बात समझ आएगी। अब जैसे आप लोग अभी भी मुझे कह रहे हो कि विच वन इज डीपेस्ट, और मुझे मल्टीपल सवाल कर रहे हो। अच्छा हुआ चैट मैंने बंद की हुई है, वरना आप डायरेक्शन ही कहीं और ले जाते। कोई मिस नहीं हुआ, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट लेक रीजन पे मैंने बात स्टार्ट की थी, विच वन इज द ग्रेट लेक रीजन। अब ये जब पढ़ा लूंगा उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने दुनिया की किसको बड़ी और छोटी लेक्स बोलना है, और किसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट या वट एवर जो लफ्ज आप बोलते हैं क्या क्या होता है। ग्रेट लेक रीजन क्या है? अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये खास जगह है ग्रेट लेक रीजन, किसी कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है।
नॉर्थ अमेरिका का ये नक्शा आपके सामने है। इस नॉर्थ अमेरिका के नक्शे को थोड़ा सा मैं जूम करूं तो आपको इस नॉर्थ अमेरिका में वाज़ेह तौर पे पानी पानी नजर आ रहा है ना, जहां मेरा कर्सर है। यानी इतनी बड़ा एरिया है, जो कि पंजाब जितना बड़ा एरिया है पाकिस्तान के, बहुत बड़े वसी एरिया के ऊपर लेक्स हैं। इसको कहते हैं ग्रेट लेक रीजन। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक रीजन। अब ये जो ग्रेट लेक रीजन है, इसके अंदर टोटल 5 लेक्स हैं। ठीक है, ये साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, आपने इसको साथ साथ नोट करते जाना है, इसके मुतालिक चीज़ें आपको बताता जाता हूँ। कौन कौन सी लेक्स हैं, पहले मैं लेक के नेम्स लिखूंगा, फिर उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पहली लेक है लेक सुपीरियर, राइट। तो लेक सुपीरियर है, एक लेक है। उसके बाद दूसरी लेक है इसके अंदर, लेक मिचिगन, मिचिगन। उसके बाद थर्ड लेक है इसके अंदर, लेक हुरोन। दिखाता भी हूँ, सारी दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ लेक है इसके अंदर, लेक एरे, एरे। उसके बाद फिफ्थ लेक है इसके अंदर, लेक ऑन्टेरियो, ये लेक ऑन्टेरियो। अब ये 5 लेक्स हैं। जब भी ग्रेट लेक रीजन का वर्ड आए, या जब भी वर्ड आए ग्रेट लेक्स, तो उसका हमेशा मतलब ये होगा कि वो इन 5 लेक्स की बात कर रहा है। तो आपका दिल दिमाग जो है वो नॉर्थ अमेरिका के इस खिते में आ जाए, जो खिता इस वक्त हमारे पास खुला है, कि हाँ इसके मुतालिक क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले लेक सुपीरियर के बारे में देखते हैं। लेक सुपीरियर जो है इट्स सेल्फ बड़ी लेक नहीं है दुनिया की, राइट। और लेक सुपीरियर ग्रेट लेक रीजन के अंदर एक लेक है। अब लेक सुपीरियर अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो लेक सुपीरियर ये है। लेक सुपीरियर मोटाई में लार्जेस्ट लेक है, लंबी है, फ्रेश वाटर लेक है। ये लार्जेस्ट लेक्स में फॉल करती है जो दुनिया की बड़ी लेक्स हैं। लेकिन अगर वो सवाल आता है ग्रेट लेक रीजन इंक्लूडिंग सुपीरियर लेक इन ग्रेट लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, और ऑप्शन में बेकल ना हो, तो ग्रेट लेक ही जवाब होगा या लेक सुपीरियर ही जवाब होगा। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर बेकल होगा तो फिर लेक सुपीरियर का आपका जवाब जो है वो बिल्कुल गलत होगा। लेक बेकल दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर पानी आ भी रहा हो और जहां से पानी जा भी रहा हो। जिन लेक्स में पानी आ रहा होता है और जा नहीं रहा होता, जैसे डेड सी के अंदर, जैसे केस में भी फ्रेश वाटर है, कुछ लेक्स ऐसी हैं जिनके अंदर पानी नहीं जा रहा होता वहां बाहर, तो फिर क्या होता है, पानी एवेपोरेट हो रहा होता है, और वेपोरेट होने की वजह से नमकियात पानी में बढ़ जाती हैं। बढ़ने की वजह से वहां पर मछलियां चीजें नहीं जिंदा रह सकती हैं। इस वजह से वो आपकी फ्रेश वाटर लेक नहीं, और पानी नाकाबिल इस्तेमाल होता है, उसको फ्रेश वाटर नहीं कहते, राइट। तो लेक सुपीरियर जो है, ये इसके साथ जो एमसीक्यूज आपने लिखना है वो क्या लिखना है, आपने इसके साथ एक कंडीशन लगा देनी है, और इस कंडीशन के साथ जवाब सही होगा। लेक सुपीरियर इज लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया। जो इसके ऊपर सरफेस एरिया है, जो इसकी पूरा एरिया, जो इसकी सतह जमीन है, ये डीप कम है, तो इसलिए लार्जेस्ट तो ना हुई ना। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन बेकल डीप भी बहुत है, बेकल का लार्जेस्ट एरिया भी है, और बेकल लॉन्गेस्ट भी है। अच्छा राजा अब्दुल्ला, ये कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि कुछ जगहों के ना पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। जैसे आज आज हम नॉर्थ अमेरिका में भी पॉलिटिकल राइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक मिनट रुके, नॉर्थ अमेरिका में भी हम पॉलिटिकल राइट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे फॉकन आइलैंड्स हैं, जो कि हैं तो साउथ अमेरिका में, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। तो किसी जगह पर जो जजायर हैं जो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ हैं, उनके साथ किसी ऐसे मुल्क का नाम भी हो सकता है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल वहाँ पे हेजमनी होती है, वो पॉलिटिकली राइट्स होते हैं। यस, बेकल भी फ्रेश है, लेक सुपीरियर भी फ्रेश है, लेकिन बाय सरफेस एरिया लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट। बाय वॉल्यूम, एंड इफ द वर्ड इज ओनली लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, वो बेकल होगी हमारी। जिन बच्चों के सवाल आने चाहिए वो सब इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एशिया ही नहीं पढ़ा है। तो जिनके सवाल आ रहे हैं वो माशाल्लाह से एशिया के बच्चे हैं, जो ये सारा कुछ पढ़ के आ गए। जो ज्योग्राफिकल टर्म्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं ना साद, वो सारी मैंने पढ़ा दी थी, इसीलिए पहली क्लासेस में, ताकि जब इन्वॉल्व हो तो आप लोग इवॉल्व ना हो, वरना डिजॉल्व हो जाएगा सब कुछ। सही ना? अब आगे चलते हैं।
अब लेक सुपीरियर के बाद आगे देखें क्या है। लेक सुपीरियर के बाद मैंने आगे दो लेक्स का हवाला दिया, और कौन सी लेक्स है? एक लेक मिचिगन और लेक हुरोन। इनके दोनों के साथ सिर्फ ये लिख दें, समटाइम्स बोथ आर कंसीडर्ड वन लेक। अगर मिचिगन और हुरोन आपको दिखाऊं, ये कर्सर देखें, ये मिचिगन है सारी लंबी और ये हुरोन है। अब हुरोन और ये एक ही लगती है, दरमियान में छोटी सी जगह पे, ये इनके दरमियान छोटी सी जगह है जहां से क्रॉस होता है। लेकिन समटाइम इसको अलहदा से लेक कहा जाता है, इसको अलहदा से कहा जाता है। इस वजह से समटाइम्स विच लेक इन ग्रेट लेक रीजन कॉल्ड वन लेक, तो उनमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? ये मिचिगन जो कि मैंने सेकंड नंबर पे लिखवाई थी, और हुरोन मैंने थर्ड नंबर पे लिखवाई थी। ये दोनों समटाइम कंसीडर वन लेक, राइट। उसके बाद लेक एरी है हमारे पास। अब ये नीचे लेक एरी है और लेक ओंटारियो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल समझना है आपने, और वो ये देखिएगा, ये जो लाइन आ रही है ना वाइट कलर की, ये है बॉर्डर किसके दरमियान? कनाडा और यूएसए के दरमियान। अब देखें, लेक सुपीरियर आधी कनाडा में है, आधी यूएसए में है। लेक हुरोन आधी कनाडा में है, आधी यूएसए के अंदर है। इधर वाली साइड यूएसए है। कि मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ यूं करके। ऊपर देखें कनाडा है सारा, और नीचे क्या है? नीचे न्यूयॉर्क है या यूएसए है। तो आधी लेक सुपीरियर कनाडा में, आधी यूएसए में। तो हम कह सकते हैं कि लेक सुपीरियर इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा। हम कह सकते हैं लेक हुरोन इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा। हम कह सकते हैं लेक एरी इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा। हम कह सकते हैं लेक ओंटारियो इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा, राइट। और इस रीजन को जो ग्रेट लेक रीजन है, इसके बारे में हम ये वर्ड अगर बोलें कि ग्रेट लेक रीजन इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा, तो हम कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं। तो ये सारी जो वर्ड्स बोले हैं, ये सारे आपको पता हैं और आपने देख लिए हैं, तो अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और अब आप इसका आंसर भी यही दे रहे होंगे कि यस दिस इज बिटवीन। अब जो सवाल है वो ये है कि लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये जो दो लेक्स हैं, इन लेक्स के अंदर दुनिया की जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी फॉल है, जिसको नियाग्रा फॉल पढ़ते हैं आप। नियाग्रा फॉल, ये दुनिया की बड़ी फॉल नहीं है, हमें बड़ी फॉल्स अभी करवानी है आपको। नियाग्रा फॉल्स, तो नियाग्रा फॉल्स जो है वो कहाँ पर है? जो सवाल आता है, नियाग्रा फॉल्स लंदन भी कनाडा में कहाँ से आ गया यार राजा अब्दुल्ला? लंदन कनाडा में कित्थों आ गया? वो तो उसके किसी शॉप का नाम होगा, किसी इलाके का नाम होगा, तो वो वैसे ही किसी जगह पे लिख दिया गया। आपने नहीं लिखा हुआ क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर का, इस तरह से, राइट। अब समझना इस बात को कि जो नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा फॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नियाग्रा फॉल्स के ऊपर सवाल आते हैं। नियाग्रा फॉल्स पहले तो हमने समझ लिया, हाँ कोई नाम होगा ना, न्यू लंदन या इस तरह की कोई स्ट्रीट्स भी होगी। आप अपने बैरियर टाउन के अंदर न्यू बुलेवर्ड बनाया हुआ है, तो न्यू बुलेवर्ड तो जाकर उधर भी है, हाँ यूके के अंदर। तो फिर यूके तो नहीं हो गया ना। बुफेलो लंदन टूबा यहाँ नहीं है। बुफेलो लंदन जो है वो साउथ अफ्रीका में हम पढ़ के आए थे शायद, अगर आपको याद हो क्लास में, अगर आप जाग रही हो तो उस दिन हमने पढ़ा था इसको। खैर, नायग्रा फॉल्स मुझे पढ़ाने दो। नायग्रा फॉल्स के अंदर क्या क्या इससे मुतालिक सवाल आएंगे। ये बिटवीन एरी एंड ओंटारियो है। एहतशाम अपना कैमरा ऑफ रखो। ये बिटवीन एरे एंड ओंटारियो है, ठीक है। ये बिटवीन यूएसए एंड कनाडा है। दो चीज़ें ज़ाहिर है, एरी और ओंटारियो बिटवीन दोनों के हैं। अच्छा, ये जो नायग्रा फॉल है इसके तीन चार नाम है। इसको हॉर्स शू कहते हैं, हॉर्स शू कहते हैं। हॉर्स शू फॉल दूसरा नाम है नायग्रा फॉल का। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैप दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैप को देख देख कर ना जवाब दे। जो मैं बता रहा हूँ बस वो समझें। जो क्वेश्चन हो रहा है उस पर क्वेश्चन करें। हॉर्स शू फॉल भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसको अमेरिका फॉल भी कहते हैं, राइट। अच्छा, इसको, इसका एक और नाम है। आप लोगों ने माशाल्लाह शादियां तो सारों ने करानी है, हाँ ना, पीछे ना रहो, सारे कराओ। तो जब क्रिश्चियनिटी में शादी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दुल्हन आती है तो दुल्हन ने वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस हजरात जब शादियां करते हैं तो वो खातून ने अपने ऊपर ना एक जाली नुमा कपड़ा डाला हुआ था, नेट की तरह से ब्राइडल वेल डाला होता है, राइट। तो जो ले ये है ना आपकी नायग्रा फॉल, ये दूर से ऐसी लगता है कि किसी
किसी दुल्हन ने अपने चेहरे के ऊपर वेल डाला हुआ है, यानी नकाब किया हुआ है उसने, दूर से लगता है। तो कनाडा में इसको ब्राइडल वेल भी कहते हैं, और अमेरिका फॉल इसको यूएसए में भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, हॉर्स शू फॉल, अमेरिका फॉल, ब्राइडल वेल और नेगरा फॉल, 4 नाम हो गए। तो अमेरिका फॉल इसको कहाँ कहा जाता है? यूएसए में कहा जाता है। समटाइम आप कहेंगे कि नहीं जी, नेगरा फॉल तो हमने यूएसए में पढ़ी थी, आप हमें कनाडा में बता रहे हैं। ये कनाडा में है, जब आप ओंटारियो से आएंगे तो फिर वहां पर ये ब्राइडल वेल के नाम से जानी जाती है। तो आप ब्राइडल वेल कहाँ कहलाया जाता है? कनाडा के अंदर। अमेरिका फॉल कहाँ कहा जाता है? यूएसए के अंदर। वैसे इसका नाम क्या है? नेगरा फॉल है कहाँ? एरी और किसके दरमियान? ओंटारियो के दरमियान। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके मुतालिक आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ फॉल्स और भी करवाऊंगा। जी ठीक है, मैं कर लेता हूँ। पता नहीं कौन है लिनोवो के नाम से हमारी क्लास में बैठा है और जो ज्वाइन किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब क्लास ज्वाइन किया करें प्रॉपर नाम से आया करें। जी मैंने माइक ठीक कर लिया, उम्मीद है आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी। आगे चल आगे चल रहे हैं। एक वर्ड है, कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। 2 लेक्स हैं, वो यही करवा देता हूँ। जैसे हम ग्रेट लेक रीजन किया। हाँ जी कर दें। पहला लफ्ज़ है जी टीटी काका। टीटी काका एक नाम है। ओए होए, कैसे कैसे नाम लिखवा रहे हैं। हमने लेक्स, अभी हमने ग्रेट लेक रीजन किया था, 5 लेक्स कर ली। एक लेक का नाम है, मजीद लेक्स लिखे, टीटी काका। टीटी काका जो है एक लेक है, और टीटी काका लेक जो है वो लैटिन अमेरिका के अंदर है, राइट। और ये इस लेक के बारे में ये है कि दिस इज द हाईएस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? ऊंचाई के ऊपर है, हाईएस्ट लेक है। और कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक में ये हाईएस्ट लेक है इन नॉर्थ अमेरिका, इन साउथ, इन अमेरिका, क्योंकि हम साउथ अमेरिका को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन टीटीकाका के बारे में। ये पेरू और बोलेविया के दरमियान है। पेरू एंड बोलेविया दिखा देता हूँ, ताकि ये नाम आपको ऐसे ही याद होंगे जब तक आप इनको मैप्स में देख रहे होंगे साथ साथ। ये बोलीविया है, यहाँ पर पेरू। पेरू और बोलीविया जो है ना, ये चिली और पेरू, ये अगर साउथ अमेरिका का मैं नक्शा आपको दिखाऊँ ना, तो साउथ अमेरिका की जो लेफ्ट साइड है, यानी जो इसकी वेस्टर्न साइड है, ये साथ साथ तो लंबी पट्टी आ रही है ना, तो इसमें एक मुल्क पेरू है और उसके नीचे एक मुल्क चिली है। तो ये एक पट्टी के ऊपर है ये दोनों मुल्क। हम साउथ और नॉर्थ अमेरिका इकट्ठा कर रहे हैं बेटा सादिया, अमेरिकाज हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए जो जहाँ वो चीज़ें कंबाइन होंगी मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ। तो मैंने अभी लेक लिखवाई है आपको, ग्रेट लेक रीजन। तो टीटी काका जो है वो साउथ अमेरिका की है, राइट। अब साउथ अमेरिका के अंदर जो पेरू है, और पेरू के साथ एक मुल्क है ये बोलीविया। ये देखें, बोलीविया और पेरू, इनके दरमियान ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये लेक इसके दरमियान, ये देखें, ये देखें, ये लेक टीटीकाका। तो ये ऊंचाई के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है। दिस इज द हाईएस्ट लेक इन ऑफ फ्रेश वाटर बिटवीन पेरू एंड बोलिविया। आगे चलते हैं। हमारे पास एक और लेक है, उसका नाम है नेवाडो ओजोस। गंदा नाम है ना, लातीनी नाम है। गंदे नाम से मुराद कि हमने नहीं ऐसे वर्ड्स बोले जाते, हमने नहीं पढ़े हुए। एंडीज आपको दिखाते हैं अभी। यू में से कि ये एंडीज में है, इब्राहिम बिल्कुल ठीक कहा आपने। नोवेडो ओजोस। अब नोवेडो ओजोस तीसरी लेक है, राइट। और ये एंडीज की पहाड़ियों में ही है। नोवेडो ओजोस। एंडीज कहाँ है? एंडीज वो पहाड़ी सिलसिला है जो साउथ अमेरिका से गुजरता है, और मैं भी इसको करवाऊंगा आपको लैदर से, इसलिए बस लिख लें एंडीज की पहाड़ियों में है ये लेक है। नोवेड ओजोस जो है इज अ लेक। और ये हाईएस्ट लेक तो है, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, नॉट फ्रेश वाटर लेक, पहाड़ों में है ये। तो हमने टीटीकाका पढ़ी, निवेडो ओजोस पढ़ी, और ग्रेट लेक रीजन के अंदर 6 लेक्स और 5 लेक्स बहुत देखी थी, कुछ लेक्स हमारी कवर हो गई। अब हम आते हैं एक नए एरिया की तरफ, और हम वर्ड लिख रहे हैं, एरिया लिख रहे हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स का एरिया, माउंटेन्स देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी, नॉर्थ और साउथ के अंदर। पहली जो माउंटेन है उसको हम कहते हैं कि एक वर्ड है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स, मैंने कल आपको कुछ चीज़ें बता रहा था कि एंडीज माउंटेन्स जो हैं,
मिसबा पूछ रही है अगर फ्रेश वाटर ना देखें तो फिर हाईएस्ट कौन सी है। फिर हमें इन दोनों को ऑल्टीट्यूड देखना पड़ेगा कि कौन कितने बड़े ऑल्टीट्यूड के ऊपर है। तो इनका मेरे पास ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई नहीं लिखी हुई, इसको आप एक चेक कर लीजिएगा। सवाल अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो मेंशन करता होता है आपको। बख्तावर ने कहा कि वो जी टीटी काका ही है, ले जाहिर है आपने चेक किया होगा या इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो भी ऐसी एम्बिगिटी क्वेश्चंस आपके पास खुद से आए जो कि आने चाहिए और ये अच्छी बात है, उसको आप लोगों ने खुद से साथ क्लियर कर लेना है। लेकिन क्वेश्चन है कि हमारा ये एरिया तो हो गया ना, हमने इस एरिया को देख लिया, डिस्कस कर लिया और आपको पता चल गया कि खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है या लेक है या रिवर है या क्या है। अच्छा जी, अब जो हम बात कर रहे थे एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कल वाली बातें। मैंने कहा था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक पहाड़ों का सिलसिला, उसको रॉकीज कहते हैं। साउथ अमेरिका में एक पहाड़ों का सिलसिला, उसको एंडीज कहते हैं। अफ्रीका के अंदर एक पहाड़ों का बड़ा सिलसिला है जिसको एटलस कहते हैं। यूरोप के अंदर पहाड़ों का सिलसिला जिसको एप्स कहते हैं। एशिया के अंदर हमने ओरल माउंटेन्स और कॉकासस देखी, हिमालयाज देखे, राइट। तो इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंटल्स पहाड़ी सिलसिले हैं। तो जो एंडीज है ना, ये इस वजह से मशहूर है कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज है। इससे बड़ी माउंटेनियस लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज नहीं है दुनिया के अंदर। होल्ड कीजिएगा। अच्छा बच्चा, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पास एक छोटी सी चीज़ें चल रही होती हैं, दफ्तर में बैठा हूँ तो इसलिए इश्यूज हो रहे होते हैं। आई एम बैक। अच्छा, मैं आपको एंडीज के बारे में, एंडीज इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेनियस रेंज। इससे लंबी माउंटेनियस रेंज कोई नहीं। सब इंस्पेक्टर साहब फरहान रजा साहब ने पूछा है उड़र और हिमालय एशिया में है। तो फरहान बिल्कुल परेशान ना हो मेरी जान, सब इंस्पेक्टर्स वाले बच्चों को अपने एशिया करवाना है। अच्छा करवाऊंगा, सारी चीज़ें वन बाय वन दिखाऊंगा। रिलैक्स हो जाओ। वो बाकी तहसीलदार वाले बच्चे थे, ज़रा उन्होंने चीज़ें की थी, उनको रिलेट कर रहा था मैं। तो जब मैं आपको वहाँ करवाऊंगा तो फिर जो बात मैंने अभी की है वो वहाँ रिलेट कर दूँ। ये इस क्लास में होगा क्योंकि हमने कंबाइन की है ना क्लास, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अभी भूल जाओ, एशिया को ना लिखो, नहीं लिखना तो मैं सारा लिखवाऊंगा एशिया, आपको कोई मसला नहीं है। अभी हमने बात की है एक कि लॉन्गेस्ट रेंज ये है, राइट। बहुत लंबाई में है। कैसे लंबाई में है? ये पूरी की पूरी पट्टी है जो ये चलती आ रही है। जैसे थोड़ी देर पहले हमें हसन पूछ रहे थे शायद कि ये एंडीज में है, तो ये पूरी पट्टी है जो साथ साथ जा रही है। ये लेफ्ट साइड पे, दिस इज कॉल्ड द एंडीज, राइट। अच्छा, एंडीज के बाद अगला पहाड़ी सिलसिला देखें। लफ्ज है रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स जो हैं, ये लफ्ज भी ये नॉर्थ अमेरिका में है, पहली बात तो। एंडीज साउथ में पढ़ा था हमने। अच्छा, उसके बाद रॉकी के अंदर एक वर्ड लिखेंगे कि ये एपलाचियन माउंटेन्स। तो इसका मतलब है रॉकी के अंदर एपलाचियन माउंटेन्स का सिलसिला है। रॉकीज माउंटेन्स हैं बहुत सारी, एक रेंज है। जैसे हिमालय के अंदर बहुत सारी रेंजेस हैं, उसमें एक अपलाचियन माउंटेन है। अच्छा, रॉकी माउंटेन्स के अंदर एक एक बड़ी माउंट है, उसको कहते हैं माउंट मिशल। मिचल लिखते हैं इसको। जैसे मिचल वालों का अचार आता था, मिचल की टॉफ़ी आती थी, तो ये लफ्ज़ मिशल है। जैसे मिशल ओबामा थी तो उसको भी मिचल ही लिखा करते थे। तो आपने इसे याद रखना है कि मिचल जो है इज़ द लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक इन रॉकी माउंटेन्स, उसको माउंट मिचल कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं। एक और पीक है यहाँ पर, उसको कहते हैं देनाली पीक। हम माउंटेनियस रेंजेस देख रहे हैं। देनाली पीक जो है ये अलास्का के अंदर है। और देनाली जो है इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ऊंची जगह यही देनाली है। और इसमें ये जो सबसे बड़ी माउंटेन है वो है माउंट
मैकडोनल्ड खाया ना आपने, वैसे मैक लिखना है और किनले का पानी साथ पी लेते हैं आपने, तो वर्ड बनेगा माउंट मैक किनले। यानी मैकडोनल्ड और मैककिनले का जो पानी है, इन दोनों को मिला लें तो ये देनाली पीक, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये अलास्का के अंदर है। इसकी जो एक माउंट है मैककिनले, वो दुनिया की, वो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन्स में आती है, राइट। अच्छा, एक सब ये कह रही है मिक्स हो गए हैं, ये जरा रिपीट कर देता हूँ मैं, कर देता हूँ रिपीट। आप लोग मिक्स क्यों कर रहे हैं जब मैं ऊपर लिखते हुए मिक्स नहीं कर रहा हूँ? आप लोग समझते हुए मिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं उस वक्त तो किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। समझाता हूँ दोबारा से लिखा, ठीक है? नहीं, मिक्स नहीं करने, मैं आप लोग के लिए दोबारा टाइप करता हूँ, ये कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी बात की थी रॉकी माउंटेन्स की, लिखी हुई है ना सामने। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, इनके अंदर अपलाचियन माउंटेन्स का सिलसिला भी है। इसकी जो बड़ी माउंटेन है उसको क्या हम कहते हैं? माउंट मिशेल कहते हैं। इसकी बड़ी माउंटेन, जैसे हर माउंटेन के अंदर एक बड़ी माउंट होती है ना, या हर माउंट के अंदर कोई खास माउंट का रीजन होता है, तो हम हर हर माउंटेन के अंदर स्पेशलिटीज देखते हैं। जैसे हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट है, कराकरम के अंदर K2 है, राइट। तो हम इस तरह से एल्ब्रस है कॉकासस के अंदर, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं ना। तो माउंट मिशेल इज इन रॉकी माउंटेन। तो ये मैंने एक ही चीज के मुख्तलिफ चीजें बताई आप। नहीं, मैंने तो नहीं बताया आपको कि माउंट एल्बर्ट लिखें। मैंने ये बताया है कि माउंट मिशेल जो है वो रॉकी माउंटेन्स के अंदर है। ठीक है। और फिर इसके अंदर डेफिनेटली काफ़ी और भी माउंट्स हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर उसको जो जो इन्फॉर्मेशन इसके साथ साथ आती जाए, आप लिखते जाइएगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि माउंट रॉकी माउंटेन्स में मिशेल माउंटेन, देनाली का अभी बताता हूँ, पहले ये कवर कर लो। रॉकी माउंटेन की बातें हो गई, अब देनाली की बात करता हूँ। देनाली जो है, उस पीक, जब याद करें वो बातें, वो वादे जो मैंने तुम लोगों से लिए थे, और तुम सारे के सारे वो वादे मेरे भूल गए हो, कि जब मैंने ये कहा था कि किसी भी माउंटेन को माउंट कह सकते हैं, किसी माउंटेन को पीक कह सकते हैं, किसी माउंटेन को प्लेटू कह सकते हैं, किसी माउंटेन को अपलैंड कह सकते हैं, किसी माउंटेन को ऑल्टीट्यूड में कंसीडर कर सकते हैं, तो ये सारी वर्ड्स यूज होते हैं। तो फिर क्यों कंफ्यूज हो जाते हो जब उसके साथ माउंट का लफ्ज लगता है या पीक का लगता है? तो देनाली पीक जो है वो भी एक माउंटेन का नाम है। ये अलास्का में है, राइट। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी है। पहाड़ी इसमें नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसको माउंट मैकिनले कहते हैं। क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी, बड़े भूल गए थे तुम्हें, एडी तुम्हें हिजर पै गया, तुम्हें डफरात पै गया। फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ ये याद करो, समझ गए? अब जबकि फर्स्ट हाईएस्ट ये हो गई, विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंट, वो है कनाडा के अंदर। और कनाडा के अंदर उस माउंट का नाम है माउंट लोगान। माउंट लोगान इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन कनाडा। देनाली के अंदर मैकिनले है, आतिफ, देनाली के अंदर मैकिनले है। कोई पहाड़ी सिलसिला इसके साथ मेंशन नहीं है, बस देनाली, देनाली पहाड़ी सिलसिले का ही नाम है। रोहतैया बापू ही को जवाब दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन पहाड़ी सिलसिले मेजर हमने देखी है। अच्छा, जो लोवेस्ट पॉइंट है इन इन नॉर्थ अमेरिका, लोवेस्ट पॉइंट कौन सी जगह होती है? लोवेस्ट पॉइंट कल बताया था सबको, विच इज द लोवेस्ट पॉइंट, इट इज द डेथ वैली। जहां पर डेथ वैली, और तोराब बेड़ा तिरक, तोराब कहते हैं ओशियन। तोराब मैंने कहा था, जब डीपेस्ट का वर्ड यूज हो तो ओशियंस की बात करनी है, जब लोवेस्ट का वर्ड यूज हो तो लेक्स की बात करनी है, कॉन्टिनेंट की बात करनी है। और अल्लाह तुम्हें पूछे बांध के पंखे से पंखा चला दूं। इतना टाइम लगाया इस कॉन्सेप्ट में मैंने कल 4-5 मिनट,
जब मैं कुछ समझाने लगता हूँ उस वक्त बिस्किट्स खाने लग जाते हैं आप लोग। इसलिए समझा रहा था, तो मुझे पता है जब आप पेपर्स करने बैठेंगे, जब आप तैयारी करने बैठेंगे, आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक होगा, गुड। तो डेथ वैली जो है इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। है कहाँ? कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया में, राइट। और कैलिफोर्निया के अलावा इसको ड्राइएस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ड्राइएस्ट रीजन। अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको ज़रा इसको, पता नहीं किसको मैं जवाब दिए जा रहा हूँ। ड्राइएस्ट रीजन कैलिफोर्निया, साथ में तुम लोग के अपने फुफ्फे मासी ताइयां के जवाब चल रहे हैं ना, उधर उधर चले जाते हैं जवाब जो मैं लिख रहा हूँ। मैंने चैट प्राइवेट की हुई है, लेकिन मुझे पता है कि कितने, कम से कम 20 बच्चों की चैट को मैं छोड़ के और अपनी लेक्चर कंटिन्यू किए हुए हैं। तो बिस्किट्स खाते हैं जी, खाएं बिस्किट्स। नेम बता दिया लोएस्ट का मैंने आपको बेटा, नेम है लोएस्ट का डेथ वैली। इसको ड्राइएस्ट रीजन कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये कैलिफोर्निया में है। ये नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको ले जाता हूँ। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर कहाँ सफ़ेद सफ़ेद इलाका नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है ना, ये खुश्क सा इलाका नज़र आ रहा है। इसके साथ ये जो पट्टी है सारी की सारी आपकी कैलिफोर्निया है। और इसके इस जगह पे कहीं पर डेथ वैली है, इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, तो वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में है। मिसलीनियस में वैसे कुछ बातें बताऊंगा, वो वादे करूंगा जो निभाने हैं आप लोगों ने। यस साद, आप सही कह रहे हैं, यहाँ फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस क्या हैं आई डोंट नो, आपको मैडम पढ़ाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, अब आ जाओ एक और तरफ। ठीक है, अब हम, जी बिल्कुल ऐसी बातें हैं। अब हम लिखें रिवर्स, लिखें रिवर्स। रिवर्स की हेडिंग दें जल्दी से कि रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पर। 3-4 रिवर्स तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे रिवर्स हैं यहाँ पर, लिखते जाओ। पहले रिवर का नाम है मिसौरी। पहले रिवर का नाम है मिसौरी, मिजोरी या मिसौरी रिवर कहते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अपना फिर कोई जवाब आ गया किसी का? नहीं, सॉरी, इट्स ओके सर। अब जो मैं लिख रहा हूं पहले मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मिसौरी रिवर कहाँ का है? इज द लॉन्गेस्ट रिवर, राइट। उसके बाद एक रिवर है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर, राइट। मिसिसिपी जो है इज द सेकंड लॉन्गेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है अच्छा, मिसिसिपी के साथ एक चीज लिख लें कि मिसिसिपी जो है ये रेड रिवर, एक रिवर है उसका नाम है रेड रिवर। ये रेड रिवर से आ रहा है, यानी रेड रिवर भी इसमें आता है। रेड रिवर इस रिवर का हिस्सा बनता है। ये जब, जैसे आप दरियाए कुनहार, कभी आप नारायण कागान गए हो तो दरियाए कुनहार है साथ साथ नारायण कागान के बह रहा है, वो बाद में इंडस बन जाता है ना। तो ये पहले रेड रिवर होता है, रेड रिवर के बाद ये मिसिसिपी रिवर बनता है, और ये बहुत लॉन्गेस्ट रिवर है इन इन नॉर्थ अमेरिका, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। तो रेड रिवर का मतलब लाल रिवर, ये भी आपने याद रखना कि मिजोरी के अंदर ही है, और मिजोरी को भी कहते हैं, और मिजोरी इस, ये मिजोरी में आकर मिसिसिपी में आकर गिरता है। ठीक है, अब हम थर्ड पे लिख रहे हैं कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर, नाम ही याद करते जाओ और कुछ नहीं तो। उसके बाद है ओहियो रिवर, ओहियो, इनके गाने भी ऐसे होते हैं, ओहियो। उसके बाद है स्नेक रिवर। नाम से याद आया ना कि इन्होंने मॉडर्न नेम रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है कैटल रिवर। मैंने आपको बताया था कि इनके नाम कैटल रखा हुआ है इन्होंने एक रिवर का नाम, क्यों? क्योंकि मॉडर्न नेम्स हैं इनके पास, तो आपको कुछ इन नामों को एक्सपोजर भी मिल रहा है। अच्छा, तो जब ये नाम आएगा तो ये रिवर का नाम है, इस तरह से। एक का नाम है केकिंग हॉर्स, एक रिवर का नाम। इसी तरह एक और रिवर है जिसको कहते हैं हडसन रिवर। ओके, उसके बाद है एस टी
लॉरेंस रिवर, तो इजी नाम, अंग्रेजी के नाम। और उसके बाद ओट्टावा रिवर। ये है कुछ रिवर्स के नेम जो आपने नॉर्थ अमेरिका में लिखने हैं। नहीं, इनके दीदार नहीं करवाऊंगा आपको मैं। इनके दीदार करने से कुछ नहीं मिलेगा, लंबे रिवर्स हैं, आप टाइम बचाते हैं और खुद देख लीजिएगा, इसको नेम्स लिखवा दें। ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कुछ कनाडा में है, कुछ अमेरिका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, अब इसी के साथ हम रिवर्स कर लेते हैं साउथ अमेरिका के भी। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा रिवर तो आपको हमेशा पढ़ते हैं अमेजोन रिवर। अमेजोन जो है, इसके मुतालिक एमसीक्यूज जो आते हैं, अमेजोन लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है। अब जो बात मैं कल कर रहा था कि ये लार्जेस्ट किस तरह से होता है, अगर आप अमेजोन को देखें, अमेजोन आपको दिखाता हूँ। अमेजोन जो है वो जिस जगह पे फॉल करता है, इस तरह से आपका ये कॉन्टिनेंट है ना, ब्राज़ील वाला सारा, ये साउथ अमेरिका। तो अमेजोन जो है वो इसमें से जब गुजर रहा होता है तो अमेजोन इस तरह से जंगलात में से इस तरह से निकला हुआ है ये, जैसे आपके हाथ की उंगलियां हैं ना, इस तरह से फैला हुआ है ये, इस तरह से। और ना सिर्फ यूं फैला हुआ है पूरी जगह पे, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके समंदर में गिरता है, और कोई कहाँ से आ रहा है, किसका इसका हिस्सा कहाँ से आ रहा है। अमेजोन रिवर ना सिर्फ ज़मीन के ऊपर है, बल्कि अमेजोन इस ज़मीन के नीचे भी है, जो मैं येलो से बना रहा हूँ। यानी कहाँ नीचे है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, अमेजोन के जंगलात हैं। अमेजोन के जंगलात के अंदर कहीं दरख्तों के ऊपर से, कहीं दरख्तों की जड़ों के अंदर से, इसने ज़मीन के नीचे, फॉरेस्ट के नीचे गार भी बनाई हुई है, और ये गारों के अंदर भी बहता है, तो ये ज़मीन के नीचे भी बहता है। राइट। अब जब ये ज़मीन के नीचे बह रहा होता है, जो उस रिवर का नाम अमेजोन में कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमजा रिवर। हमजा रिवर। राइट। तो हमजा रिवर बेसिकली, हमजा जैसे नाम लिखते हैं आप, हमजा रिवर बेसिकली अंडरग्राउंड रिवर ऑफ अमेजोन है। रिवर, रिवर है, अंडरग्राउंड अमेजोन रिवर है। अमेजोन का जो अंडरग्राउंड का पोर्शन है उसको हमजा हमजा रिवर बोल रहे होते हैं। क्लियर हुई बात। अब वापस आते हैं, ज़रा इसको ओरिजिनल मैप पे देखने की कोशिश करते हैं, लोकेट करते हैं कि किस तरह से होता है। सो ये अगर मैं आपको इसमें ले जाऊं तो आपको यहाँ पर ये देखें, ये पानी इस तरह से आता जाता दिखाई दे रहा है, फैला हुआ है, इसका फैलाव बहुत बड़ा है, इसकी स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि हर तरफ इसको फैला के निकाल रही है। तो अमेजोन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को लार्जेस्ट रिवर्स में काउंट करवाता है। लॉन्गेस्ट रिवर्स में नाइल आता है, ये इसमें फॉल नहीं करता है। ऑल राइट, क्लियर हुआ। उसके बाद एक और रिवर है, लेकिन अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जो एमसीक्यूज में अब आपको बताने वाला हूं। एक दूसरा रिवर है इसके अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, और उस रिवर का नाम है, शाहजेब कह रहे हैं मेरी आवाज़ कम आ रही है, शाहजेब अपने कानों की टूटियां साथ लगा लें, हमसायों के घरों से आने वाली आवाज़ों को बंद कर लें। अब क्या करना है, एक रिवर है उसका नाम है ओरिनाको। ओरिनेको। ओरिनेको इस साउथ अमेरिका के अंदर है। ओरिनेको इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिनेको साउथ अमेरिका का लॉन्ग रिवर है, तो हम फिर अमेजोन को लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट या नाइल से कंपेयर क्यों करते हैं? तो नाइल की जो रैंकिंग है वो लॉन्गेस्ट रिवर्स में है। जो ब्राज़ील की जो इसकी अमेजोन की है, ये वॉल्यूम में बड़ा है। और अगर हमने कोई लंबा रिवर निकालना ही है साउथ अमेरिका से, तो वो ओरिनेको होगा, बिकॉज वो बहुत लंबा रिवर है। उसके बाद एक और रिवर है, उसका नाम है पराना। पराना रिवर, ये भी साउथ अमेरिका। तो मैंने तीन रिवर्स आपको साउथ अमेरिका में पढ़ाए हैं। पहले का नाम है अमेजोन, दूसरे का नाम है ओरिनेको, तीसरे का नाम है पराना रिवर, और हमजा रिवर हमने उसी के अंदर पढ़ा है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों ने खुद इसमें नोट डाउन करनी है। क्लियर। मुझे एक छोटी सी कॉल आ रही है, मुझे जल्दी से ले लेनी है इस कॉल को, देन आई विल बी बैक इन 1 मिनट मैक्सिमम।
हाँ जी क्लास, आई एम बैक। अच्छा, ये जो पुराना रिवर है, ये बस एक रिवर का नाम है और ये साउथ अमेरिका में, और इसके मुताबिक पुराना रिवर के मुतालिक सिर्फ इतना कि वो एक रिवर है बस। होगा, किसी फिश का नाम भी हो सकता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गल्फ्स की हेडिंग दें और गल्फ्स देखते हैं कौन कौन से गल्फ्स हैं यहाँ पर। पहला गल्फ जो है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और ये दिखाएं आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो ये देखें नीचे मैक्सिकन है ना, ये मैक्सिको है, यहाँ पे यूएसए और ये कनाडा है। तो आसान सी मैप भी अगर हम आपको उसका, अगर आप लोग को याद हो तो ये भी, इसका भी याद आपको रहना चाहिए ना। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको पहला गल्फ है, ये जो मैंने आपको दिखा दिया। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद हमारे पास एक और गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं। गल्फ ऑफ अलास्का। अब अलास्का आपको पता है कि ऊपर है कहीं पर, कहाँ पर ऊपर है? वो जो हमने रशिया के साथ इलाके देखे थे, राइट? तो यहाँ पे अलास्का है कहीं पे, तो अलास्का यहाँ पे है, तो ये देखिए अलास्का के बिल्कुल नीचे गल्फ ऑफ अलास्का है। अगर मैं इसको आपको यूं करके भी दिखाऊं तो शायद आपको फिर भी क्लियर हो। ये अलास्का है, तो अलास्का के ये नीचे वाली साइड पे गल्फ ऑफ अलास्का है। उसके बाद हमारे पास एक और गल्फ है, उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। नहीं नहीं, नो ब्रेक, नो ब्रेक, मैं छुट्टी ही करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये शायद हमारी 10 से 15 मिनट की क्लास और है, हम ऑफ ही कर लेंगे इसको, नो वरीज। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस किधर है? इधर राइट साइड पे होगा, इस जगह पे। ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, ये जगह, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और गल्फ है, ओके, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो छोटा सा बड़ा मज़ेदार सी इलाका है। आई हेट दोज गाइस जो अभी तक अपने नाम बदल बदल के आ रहे हैं और मुझे इस वेटिंग रूम में तंग कर रहे हैं। गल्फ, मेरा ख्याल है कि जो बच्चा हमें क्लास के 30 मिनट बाद ज्वाइन करे उसको रिमूव ही कर दिया करें, उसको मत आने दिया करें। इतने शहजादे नहीं चाहिए क्लास में। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब हो। और मेरा ख्याल है कल से या नेक्स्ट टाइम से मैं यही लॉक लगवाऊंगा कि मीटिंग लॉक हो जाती है, जो बच्चे आगे वो अंदर हैं, जो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है, ये दिखाता हूँ। जॉब वाले भी हैं, तो हम बेटा जॉब वाले या तो जॉब कर लें या एग्जाम पास कर लें। जॉब के साथ तो एग्जाम नहीं होना ना चंदा, आप जॉब के साथ कैसे कंटिन्यू करते हैं चीज़? नहीं 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 लगवा रहा, पाबंदी नहीं लगवा रहा, बेफिक्र हो, जब दिल करे आओ, बेशक ना आओ, तो कोई पाबंदी नहीं लग रही, सारे मैसेज शुरू हो गए करना। अच्छा, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये देखें छोटा सा गल्फ लेफ्ट साइड पे, ये एक कैलिफोर्निया की पट्टी है, स्ट्रिप है नीचे की तरफ आ रही, इसके दरमियान ये गल्फ बन रहा है ना, इधर से बंद, इधर से बंद, इधर, तो दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद आगे चलते हैं। आए जी आए, जम जम आए, बार बार आए, ना आए आखिरी मिनट में आए, देख के चले जाएं, बार बार डिस्की कर लें, जो दिल करे करें, अय्याशी करें। अच्छा, अब ये हुए गर्ल्स हो गए। एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जो ओशियानोग्राफी करवाऊंगा ना, उसमें कवर करवाऊंगा कि ओशियंस में कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर एक इलाका है न्यू फाउंडलैंड। बल्कि अब आप ऐसा करो, मिसलीनियस की हेडिंग दे दो, हम मिसलीनियस में बाकी चीज़ें सारी कवर कर लेते हैं, राइट। मिसलीनियस में न्यू फाउंडलैंड का वर्ड डालो, मिसलीनियस में क्या आता है? न्यू फाउंडलैंड का इलाका मोस्टली एज ए नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि चिब्बा डब खरीबा तो वही ज़्यादा है ना। बाकी गल्फ देखें कम बन रहे हैं। बाकी जो कोई गल्फ अगर आपको नज़र आए साउथ अमेरिका में, तो फिर आप खुद से उसको ऐड करें। आपके पास इलाका तो आ गया ना। डेजर्ट करवाता हूँ, डेजर्ट भी है, आई नो डेजर्ट्स। अभी वो साथ साथ ही हो जाएंगे आपके, नो वरीज। अच्छा चलें, पहले मिसलिनियस से पहले दो तीन चीज़ें और लिख लें, क्योंकि उसका भी अलग से मैंने बनाया हुआ है हेड, तो इसलिए आपको वो भी आ जाएगा। एक है वर्ड एंजल फॉल्स।
एंजल फॉल्स, फरिश्ते नहीं होते जो, एंजल फॉल्स। अब आपने ये बात याद रखनी कि हम कर रहे हैं फॉल्स। अब इस फॉल्स में, फॉल्स किसको कहते हैं? आबशार को। एक पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है किसी चोटी से, तो वो आबशार बनाता है, जिसको फॉल्स कहते हैं। एक फॉल्स हमने की है, और उस फॉल का नाम था नेगरा फॉल्स, जिसके मैंने बहुत से नेम आपको बताए। इसके बाद एक फॉल है, उसको कहते हैं एंजल फॉल। एंजल फॉल, राइट। एंजल फॉल जो है ये वेनेजुएला के अंदर है, लैटिन अमेरिका के एक फॉल्स हैं ये हाईएस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन साथ से कंडीशन लग रही है, और कंडीशन क्या है? अनइंटरप्टेड, यानी जिसको दरमियान में कोई चीज इंटरप्ट ना करे। कैसे? एक फॉल जो ऊपर से गिर रही होती है ना, पहले दरमियान में किसी चोटी से टकराती है, इंटरप्ट हो जाती है, फिर दोबारा से बहती है, फिर गिरती है, फिर गिरती है, तो एक स्टेप्स की तरह आ रही होती है। तो जो स्टेप्स की तरह फॉल्स गिर रही होती हैं वो इंटरप्टेड फॉल्स होती हैं। तो जो एंजल फॉल है ये अनइंटरप्टेड फॉल है, जो किसी चीज से नहीं टकराती, और दुनिया की हाईएस्ट फॉल है, राइट। इसी तरह एक और फॉल है, उसको कहते हैं एग्वेजा, IGUAZA, जुए, एग्वेजा। अब एग्वेजा फॉल जो है ये अर्जेंटाइन और ब्राजील के दरमियान है, अर्जेंटाइन एंड ब्राजील के दरमियान। उसके बाद ये दो फॉल्स आपने कर ली, एक हमने नेगरा फॉल की, एक डेजर्ट है इसमें। और अब डेजर्ट देखते हैं, वो है एटकामा डेजर्ट। आपको साउथ अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है एक डेजर्ट, लेफ्ट साइड पे चिली और पेरू के साथ, सब पीला सा इलाका, राइट। दिस इज कॉल्ड एटकामा डेजर्ट, गॉट इट। तो एटकामा डेजर्ट जो है कहाँ है, सवाल आता है इसके ऊपर, और इसकी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे इसकी लोकेशन बताएं, ये ब्राज़ील में कहाँ है? ब्राज़ील के, सॉरी ब्राज़ील कह रहा हूँ, साउथ अमेरिका के कहाँ है? वेस्ट में, ऐसा ही है ना? अच्छा, एंडीज माउंटेन्स के किधर है? वेस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन के वेस्ट में। क्यों? ये देखें, जो आपकी हवाएं हैं हमारी ज़मीन पे, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। जब हवा, अब ये कॉन्सेप्ट यूं समझा देता हूँ। एशिया के अंदर हमने पढ़ा था, लेकिन जो बच्चों ने एशिया नहीं पढ़ा वो भी मेरी बात को समझ लें। ये एक पहाड़ों का सिलसिला है, यहाँ से जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, जा रहा है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं सारी। इन पहाड़ों के ऊपर जब पानी नीचे से हवाएं चलकर ऊपर जाती हैं, उनके अंदर पानी होता है, वो इन पहाड़ों से टकराते हैं। मेरा कर्सर जहाँ आके रुक गया, ये इससे आगे पानी नहीं जाता, इसी वजह से यहाँ पर गोबी डेजर्ट बन जाता है। और गोबी डेजर्ट जो है वो खुश्क है पानी ना होने की वजह से। क्यों? क्योंकि सारा पानी तो इन पहाड़ियों से टकराकर मानसून की बारिशें बरसाता है आपके इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाएं अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर जो एटलस माउंटेन्स हैं, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो जो यहाँ से पानी आता है वो टकराता है, और सहारा जो डेजर्ट है उसके अंदर नहीं आ सकता, राइट। तो यहाँ पर भी पानी खुश्क हो जाता है। इसी तरह ये जो एटकामा डेजर्ट है, इसके ऊपर जो पानी आता है ऊपर से, जो बारिशें आती हैं या जो हवाएं आती हैं, वो इन एंडीज माउंटेन्स की वजह से एंडीज के ईस्ट में बरस जाती हैं, और एंडीज को लेफ्ट साइड पे क्रॉस नहीं करती हैं, तो वेस्ट साइड पर उसके डेजर्ट पैदा हो जाते हैं, राइट। तो इसको एटकामा डेजर्ट कहते हैं। और ये भी दुनिया का बहुत डेंजरस और पॉइजनस स्नेक्स का डेजर्ट है। जैसे नेमेबिया अफ्रीका के अंदर है, बहुत खतरनाक डेजर्ट है, इसी तरह ये बहुत खतरनाक, और ये दोनों कोल्ड डेजर्ट्स हैं। नेमीबिया भी कोल्ड है और ये भी कोल्ड डेजर्ट है। अब मुझे ये ना कहना कि सर रिपीट कर दें सारा कुछ। समंदरी हवाएं क्या होती हैं? जो समंदर से पानी लेकर आती हैं वो समंदरी हवाएं होती हैं। जो समंदर से आ रही होती हैं हवाएं, जाहिर है वो समंदर के ऊपर से आती हैं, इसलिए उनमें पानी होता है, इसलिए लाजमी बारिश बरसाती है, राइट। वो समंदरी हवाएं होती हैं। और पैसिफिक से एयर नहीं आती ना। अब कॉन्सेप्ट समझ लेना यहाँ पर एक चीज़ भी, और कि आप कहें कि लेफ्ट राइट से एयर क्यों नहीं आती। सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, पहले तो ये बताओ। उसको समझाने के लिए मैं आपको, ये मेरा कर्सर देखो, ये बड़ा सा, ये सूरज है। सूरज की रोशनी तो यहाँ होती है ना, या ऊपर की तरफ जब ज़्यादा होगी या नीचे की तरफ ज़्यादा होगी। तो जहाँ सूरज की रोशनी होगी वो लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ में होगी ना।
सूरज की रोशनी ज़्यादा होने से जो यहाँ का हवा है वो ऊपर चली जाती है। इस गैप को कवर करने के लिए हवाएं नीचे से उधर चलती हैं या उधर से चलती हैं, तो जो हमारी हवाएं, हवाओं का रुख है वो यूजुअली साउथ और नॉर्थ की तरफ होता है। वेनेजुएला का कुछ नहीं बताया था फरजाना बच्चा, मैंने वेनेजुएला के बारे में सिर्फ ये बताया था कि जो एंजल फॉल है वो वेनेजुएला के अंदर है, बस, और कुछ नहीं बताया था। एंजल फॉल के बारे में बताया था कि ये वेनेजुएला में है और ये दुनिया की अनइंटरप्टेड हाईएस्ट फॉल है, बस, ठीक है। अच्छा, हाँ, कोई हाल नहीं तो सारे ना। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने लगा था आप लोग को। यहाँ पर एक इलाका है जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त है, उस इलाके को कहते हैं न्यू। अब मिसलीनियस की हेडिंग दे दो, खुदा का नाम मान, मिसलीनियस। और 10 मिनट बाद इंशाल्लाह क्लास ऑफ। मिसलीनियस में क्या आएगा? सबसे पहले न्यू फाउंड लैंड कॉन्सेप्ट अभी दे देता हूँ, समझा दूंगा अगली किसी क्लास में जहां मैं ओशियंस पढ़ाऊंगा, वहां ये कॉन्सेप्ट रिलेट आ जाए करूंगा और समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि न्यू फाउंड लैंड का इलाका फिशिंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, मेरी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। क्यों? बस ये बात याद रखना कि यहाँ पर है, ये ऊपर से आता है ठंडा पानी, नीचे से आता है गर्म पानी, राइट। ठंडा और गर्म पानी दुनिया में जिस जगह पर आपस में आकर टकराते हैं, जिस जगह पर आपस में आकर मिल जाते हैं, वहाँ पर क्या पैदा होती है? फोग पैदा होती है, राइट। फोग की वजह से वहाँ पर एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जिसको प्लांक्टोन्स कहते हैं। प्लांक्टोन्स कौन खाता है? फिश खाती है। फिश वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और उस इलाके को में फ़िशिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो दुनिया में वो ममालिक जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी समंदरों का आकर मिलता है, वहाँ पर फोग की वजह से, प्लांक्टोन्स की पैदाइश की वजह से, मछलियों की बहुतात होने की वजह से वो इलाके फ़िशिंग ग्राउंड बन जाते हैं। न्यू फाउंडलैंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ये होता है जो मैंने बताया है। इसी तरह यहाँ पर जापान के अंदर भी एक इलाका ऐसा है, जापान के पास भी फिशिंग ग्राउंड है। तो जापान और नॉर्थ अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के जो इलाके हैं, यहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, आगे चलते हैं। न्यू फाउंडलैंड के बारे में बता दिया। आगे एक और एमसीक्यूज है और एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि अलास्का से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो। अलास्का जो है, हाँ, यूके की सराउंडिंग में भी और वट एवर। अब अलास्का जो है, अलास्का क्या है? अलास्का एक एक स्टेट है। किसकी स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट्स की। यहाँ पर है अलास्का। अलास्का देखिए रशिया के पास है ना, तो बेसिकली अलास्का को ख़रीदा था रशिया से। ये रशिया का हिस्सा था पहले। किसने ख़रीदा था? यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो यूएसए ने अलास्का को ख़रीद कर अमर कर दिया। और उसने अलास्का को उससे कब ख़रीदा था, ये एमसीक्यूज बनता है। तो अलास्का वॉज purchased by US, right? By US from Russia कब? 30th March 1867। गॉट इट? बस ये याद रखना। उसके बाद एक लफ्ज़ है पैनामा कैनाल, ठीक है। पैनामा कैनाल को गेट वे ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद एंडीज के बारे में बता दिया कि वो लॉन्गेस्ट रेंज है। उसके बाद एक मुल्क है ब्राज़ील। एक मुल्क है ब्राज़ील। हो, ब्राज़ील जो है, इसको, इसके बहुत से नाम है। इसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील को होमलैंड ऑफ रबड़ कहा जाता है। यहाँ बहुत रबड़ प्रोड्यूस होती है। जंगलात बहुत बड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा जंगलात हैं यहाँ पर। रबड़ कहा जाता है। उसके बाद इसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर भी कहा जाता है। यहाँ पर गन्ना बहुत पैदा होता है। तो ब्राज़ील के क्या क्या नाम है? यहाँ कॉफ़ी पैदा होती है, यहाँ पर रबड़ पैदा होती है, यहाँ पर शुगर पैदा होती है, राइट।
ब्राजील के अंदर एक डैम है, उसको कहते हैं इटापू डैम। ये सवाल आया हुआ है। जैसे एक डैम है रिवर नाइल के ऊपर इजिप्ट में, क्या नाम था उसका? आसवान डैम। हाँ जी, हाँ, रियो डी जेनेरियो भी है, बिल्कुल सही। तो डैम, कुछ डैम्स ऐसे हैं जो पीपीएससी को उन्हीं का ही पता है, इसलिए वो आपको तो जरूर पता होने चाहिए। हाँ जी, आसमान डैम। तो ब्राजील के अंदर कौन सा डैम है? इटापू डैम। ये मैं साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, जस्ट नोट करते जाओ। अच्छा, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कैसे? और जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट। तो अब आपको रैंकिंग याद नहीं होगी। दुनिया का पहला लार्जेस्ट एशिया, दूसरा लार्जेस्ट अफ्रीका, तीसरा लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, चौथा लार्जेस्ट साउथ अमेरिका। पीछे बेचारा केड़ा रह गया? यूरोप। तो यूरोप तो बाद ऑस्ट्रेलिया। अगर उल्टी गिनती चले तो स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप। तो एक मुफ्त का नंबर है इन्हीं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के रफड़ों का, जो कि सॉल्व हो गया हमारा। ओके, एक मुल्क है चिली। चिली जो है इज द लार्जेस्ट। अंटार्कटिका में छड्डो, अंटार्कटिका में छड्डो, जब वो ऑप्शन में होंगे तो वही बड़े होंगे। अच्छा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट। बहुत ज्यादा नाइट्रेट पैदा होती है चिली के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक एक जगह है, उसको कहते हैं फाल्कन्स। एल साइलेंट है। फाल्कन्स आइलैंड्स। फाल्कन आइलैंड्स जो हैं बेसिकली हैं तो साउथ अमेरिका में, बट फाल्कन आइलैंड से मुतालिक इंफॉर्मेशन ये आती है कि ये ब्रिटिश टेरिटरी है। बट ब्रिटिश टेरिटरी है। हाँ, दिखा देता हूँ मुझे, अगर मैं मिस्टेक ना करूँ तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर है। ये जगह जो है, ये फाल्कन आइलैंड्स यहाँ पे, इस जगह पे। ये नेम शो नहीं कर रहा। ये यहाँ है, बस इस जगह पे, ये बस साउथ अमेरिका में। अच्छा, अब इसका नाम फाल्कन आइलैंड है, लेकिन ये बरतानिया की सरजमीन है, ये बरतानिया के ज़ेर कब्जा है। लेकिन अर्जेंटाइन कहता है कि तुम यहाँ से भागो, ये मुझे दे दो। तो सवाल ये भी बनता है कि फाल्कन आइलैंड के ऊपर बरतानिया और अर्जेंटाइन की डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है। साउथ अमेरिका में, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरी है। अर्जेंटाइन और अर्जेंटाइन एंड ब्रिटेन के दरमियान ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये भी हमने हमें हमें बात पता चल गई। गुड। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? सादिया पूछ रही है इटापा किस पर है? इटापू है बेटा, पहले तो पीयू है, ब्राजील के अंदर है। किस पर है? अब ये देख लेना किस पर है। अब ये जो कनाडा का जवाब आया आपका, सबका सही जवाब आया, बिल्कुल ठीक है। कनाडा जो है वो लार्जेस्ट जगह है, तो यूएसए गलत होगा, मैक्सिको गलत होगा, तीन ही वहां रियासतें। तो आपने जवाब दिया है कि पराना रिवर के ऊपर है, तो इसको कंफर्म कर लेना, मेरे पास ये मेंशन नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कौन सा है? कनाडा इज लार्जेस्ट। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक जगह है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? तो पहले तो एक बात बताऊं आपको, सिटी ऑफ गोल्डन गेट या जो गोल्डन गेट ब्रिज है, जो गोल्डन कलर के गेट से एक ब्रिज बनाया गया है, जो कि लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड भी है, हवा में मौलिक लटका हुआ, दो तरफ से बंधा हुआ, राइट। लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड
कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर, सिस्को के अंदर। अक्सर मूवीज भी बनती हैं इस पे। इसी को सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। इसको गोल्डन गेट ब्रिज भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये सैन फ्रांसिस्को में है। ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये यूएसए के अंदर है। ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका कैपिटल, जैसे हमारा इस्लामाबाद कैपिटल है, जैसे रशिया का मॉस्को कैपिटल है, सवाल आता है कि दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका कैपिटल, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हाईएस्ट प्लेस पर है, ऊंची जगह पे है। तो जो कैपिटल है ऑन हाईएस्ट प्लेस वो है लापाज। लापाज कहाँ पे है? ला लिख के फिर पी रहता, बोलेविया में। और नहीं आइसलैंड, बोलेविया में। ठीक है, गुड, गुड खबर। ओके। एक लफ्ज है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर कहाँ पैदा होती है? यस, क्यूबा में। कुबा में नहीं, क्यूबा में। अच्छा, न्यूयॉर्क को कहते हैं बिग एप्पल। देखिए कितने मजे की बात है। बिग एप्पल किस सिटी को कहते हैं? दिस इज न्यूयॉर्क। ऑलराइट। अच्छा, अर्जेंटाइन एक इलाका है, अर्जेंटाइन। वहां से क्या गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। केप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न क्या होता है सर? पता नहीं, यहीं से आते होंगे एप्पल वाले फोन पे। हाँ, इसको बिग एप्पल कहते हैं। और जो अर्जेंटाइन है, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न गुजरता है। केप्रिकॉर्न साउथ में है या नॉर्थ में है? जवाब दो। ये कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है या नॉर्थ में है? माशाल्लाह, कुछ बच्चों ने नॉर्थ लिखा है। बंदा उतार जूता ले और फिर दोबारा पहन ले, कोई हाल नहीं है थोड़ा। यस, दिस इज इन साउथ। वो बकरी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? हाँ 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 हाँ, बकरी के सीन, इससे याद रखो ड्रामे हो। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा जी, आखिरी रह गए 5 मिनट बस, ज्यादा टाइम अब नहीं चलेगा हमारा। जल्दी से इसको वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हो। अच्छा, स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे सादिया। आइसलैंड से कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कहीं नीचे है मेरा बच्चा। मेरा पता नहीं क्या कह रहे हो बेटा आप। सब कुछ मिक्स हो गया मेरा भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खुश रहो खुश रहो। अच्छा अब समझो, नियरेस्ट नहीं, वर्ड बोल रहा हूं मैं। द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का स्टोर हाउस, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, पूरी दुनिया को फिर भेजी जाती हैं, जहाँ बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, वो कौन सी जगह है? ठीक है तैयब, खुश रहे मेरा जान, आबाद रहे। अच्छा अब देखो, स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? मैक्सिको। अल्लाह पूछे तुम्हें। ठीक है, मैंने मैक्सिको लिख दिया। स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड ये भी नहीं लिखूंगा, क्या क्या लिख के दूँ? ऑलराइट, अनकरा। यूपीएससी ने अच्छा, और क्या दिया आपको?
हाँ, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, यस, मैक्सिको सिटी में है बच्चा, मैक्सिको सिटी नहीं, मैक्सिको कंट्री। अगर तो मैंने क्या बोला था, सिटी में वर्ड बोला था, द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड इज मैक्सिको, मैक्सिको इज द स्टेट। अच्छा, अब मैंने वर्ड बोला है आप लोग के लिए, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स किसको कहते हैं? वो ऊंची ऊंची इमारतों वाली बिल्डिंग जिसके अंदर 500 600 घर होते हैं, राइट? हांगकांग नहीं है जुनेद। सिटी ऑफ स्काई स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिस इज न्यूयॉर्क। या मैं बोल दूं या लिख लूं, दोनों में से एक काम कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं लिखता हूं तो आप लोगों को मैसेज चला जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क। जिसको आता है वो बस वो ना लिखे, जिसको नहीं आता वो लिख ले जल्दी जल्दी, ताकि हम इसको एंड करें। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार जगह है, एम्पायर सिटी, EMPIRE, एम्पायर सिटी भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। लेडी ऑफ स्नो, लेडी ऑफ स्नो कनाडा को कहा जाता है। बर्फानल ठहरी हुई लेडी, बर्फों में लगी हुई, ज़ाहिर ऊपर नॉर्थ में है, याद रखेंगे। लिटिल वेनिस, यानी जहां हर वक्त पानी खड़ा रहता है, बहुत बारिशें होती है, वेनेजुएला को कहा जाता है। वेनेजुएला, स्पेलिंग देख लेना इसकी। अच्छा, एक लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, मैं वैसे यही बता देता हूँ, हैरिंग पॉन्ड, वेनिस इटली के अंदर बेटा। अच्छा, वर्ड है हैरिंग पॉन्ड, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आता है। ये बेटा अटलांटिक ओशियन को कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन का दूसरा नाम हैरिंग पॉन्ड भी है, हैरिंग पॉन्ड, तो याद रखना, क्योंकि नॉर्थ साउथ के राइट साइड पे अटलांटिक है ना, इसलिए मैंने इसको यहीं पे बता दिया। लैंड ऑफ लिलीज, ये बेटा कनाडा को कहते हैं, ये भी कनाडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्लाह करे आपका भला, उसके बाद इसके बाद सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर जगह है यहां पर, किसके बाद? ये भी अच्छा सवाल है। लैंड ऑफ लिलीज के बाद, कनाडा के बाद, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट, बहुत बड़े, यानी बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस, किसको कहा जाता है? वॉशिंगटन डीसी को, वॉशिंगटन D.C को। अब एक एमसीक्यूज आया हुआ था, D.C का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखना। पता नहीं किसको लिख रहा हूं, किसको जा रहा है, खबर गुज्जर को जा रहा है, फिर किसी ने कुछ मैसेज कर दिया, अब उसका नाम आ जाएगा, फिर उसको चला जाएगा, अल्लाह पूछे। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस वॉशिंगटन डीसी कहा जाता है, वॉशिंगटन डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। बस हमारे रह गए 2 पेजेस। ऑल गुड जी, थैंक यू वेरी मच। ये थी आज का हमारा नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मुतालिक मजीद चीज़ें आएंगी वो आपने खुद ही करनी है। इब्राहिम ने एक सवाल किया कि वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ क्यों कहा जाता है? बिकॉज कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा था तब उसने कहा कि आई फाउंड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, शायद इसलिए वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। जी बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है, और हमने बात की भी थी जब हमने किया था एक्सप्लोरर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा कि ये नीले पीले रंग बिरंगे लाल
और काले मिक्स लोग कहाँ से आ गए। उसने कहा अच्छा अच्छा ये लाल कलर के इंडियंस हैं, उसने उसका नाम रेड इंडियंस रख दिया। तो रेड इंडियंस उनको भी कहा जाता था, और वो कबाइल थे, ट्राइब्स थे जो वहां रह रहे थे। चलो जी, आबाद रहो, खुश रहो। टैप माउंटेन कहाँ है, एक पेपर में आया हुआ था। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि टैप लैंडफॉर्म्स के शायद जुमरे में आती है, किसी माउंटेन का नाम मैंने पढ़ा नहीं है। ये लैंडफॉर्म होगी किसी भी माउंटेन की। ठीक है, आबाद रहे, आप सब लोग खुश रहें। अगला जब हमारा सेशन होगा उसमें हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको शायद फिर हम ओशियंस करेंगे। ठीक है, मुझे याद दिलवाइएगा। ओशियंस के अंदर से जो एमसीक्यूज आते हैं वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 15-20 मिनट का, आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा और एक आपसे एमसीक्यूज शेयर कर दूंगा, तो होपफुली हमारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप लोगों ने जब जैसे अब चीज़ें जोग्राफिकली करना शुरू हो गए हो, आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई है, अब आप लोग अपने जो पास्ट पेपर्स वाला पोर्शन है उसको करना शुरू कर दें, ताकि वहाँ से आप मैक्सिमम पढ़ पढ़ के जो एरियाज मिसिंग हैं वो आपके पास अब फ्रेम्स बन गए, आप उनमें चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दो। मियाँ अली उस्मान, ये सब चीज़ें वहाँ से आप करोगे। राइट, अपना बहुत सा ख्याल रखें। रशिया का इतना ज़्यादा एरिया क्यों है, शोएब अख्तर ने कहा, कोई लॉजिक? यस, रशिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि दुनिया सारी उसके कब्जे में आ जाए। जो छोटे छोटे मुल्क उसके साथ थे वो सारे तंग हैं, और आज भी तंग है। वो हर मुल्क में हर जगह पे कब्जा मारता रहता है। तो नॉर्थ पूरा उसने अपने पास ही रखा हुआ है, साउथ में अब ज़ाहिर रियासतें हैं वो उसको आने नहीं देती। तो आपने अक्सर हिस्ट्री पढ़ते वक्त एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, काले पानियों की जंग या हॉट वाटर्स वॉर्स। वो रशिया की वॉर्स थी कि वो नीचे इंडियन ओशियन की तरफ आना चाहता है। राइट, अपना ख्याल रखें जी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह के मान, गुड बाय, खुश रहें, आबाद रहें।